अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल बेहद है ये जुनूनियत आपकी खिदमत में हाजिर है इसकी एपिसोड 3, जिसे लिखा है धनक हाशमी ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 3 की तरफ चलते हैं। फारिस फारिस यार इधर आओ। वो जो अपने दोस्तों के साथ हॉल में खड़ा इनसे खुशखबरियों में मसरूफ था, मुर्तसिम की पुकार पे मुड़ा, जो भीड़ होने के बाइस हाथ लहराकर उसे अपने पास आने का इशारा कर रहा था, जिसपे वो दूसरे दोस्तों से एक्सक्यूज करता बमुश्किल लोगों की भीड़ को चीरता उस जानिब आया। क्या बात है मुर्तसिम? वो उसके मुकाबिल खड़ा इस्तफसार करने लगा। फारिस, दरअसल तुमसे एक काम है, मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। वो संजीदगी से गोया हुआ। हाँ बोलो, क्या काम है? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। वो एक्चुअली बात यह है कि वो बात अधूरी छोड़ उसके चेहरे की जानिब देखने लगा। हाँ आगे भी तो बोलो, इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? मुतजस्सिस सा बोला। जो सिंगर यहाँ परफॉर्म करने वाला है वो थोड़ा लेट आएगा, इसलिए कंसर्ट ऑर्गेनाइजर यानी हमारे प्रोफेसर ने कहा है कि अगर स्टेज यूं ही खाली रहा और स्टूडेंट्स को किसी ने इंटरटेन ना किया तो ये लोग वावेला मचा देंगे। तो जब तक हमारा सिंगर R.K. राजपूत नहीं आ जाता तब तक तुम इन्हें इंटरटेन करोगे। वैसे भी तुम काफ़ी अच्छी सिंगिंग कर लेते हो, इसलिए प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए मैसेज दिया है। मुर्तसिम ने सारी बात उसके गोश गुजार की। क्या मैं सिंगिंग करूंगा? नो नेवर। वो जो उसकी बात सुनकर कुछ पल सकते में रहा, फिर होश में आते चीख पड़ा। क्यों क्यों नहीं करोगे? वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोला। नहीं करूंगा तो बस नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। वो बेमरवत लहजे में कहता उसे हैरान कर गया। फारिस, ये हमारी यूनि की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि आज म्यूजिक फेस्टिवल की रात यहाँ कोई हंगामा हो? प्लीज मान जाओ। वो उसे बाजू से थामकर जबरदस्ती हॉल से बाहर ले जाने लगा, जिसपे उसका हाथ झटकते 2 कदम पीछे हुआ। जब मैंने एक दफा मना किया है तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मुझे स्टेज पर जलवागर होकर लोगों की नजरों का मरकज नहीं बनना। वो गुस्सीली आवाज और आंखों में एक अनजाना सा तासुर लिए चीखा। लेकिन क्यों फारिस? मैं वजह जानना चाहता हूँ। वो संजीदगी से उसकी आंखों में देख रहा था। मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता, सर्द लहजे में कहता उसे कुछ कहने का मौका दिए बगैर तेजी से हॉल से निकलता चला गया। अरहम, तुम कहाँ रह गए थे? वो जो बमुश्किल इस भीड़ से गुजरता इन दोनों तक आया था, रिजा के सवाल पर उसे घूरा। देख नहीं रही यहाँ कितनी भीड़ है, इसलिए यहाँ आते जाते वक्त लग गया। सिली, तुमसे कहा भी था कि स्टेज के ज्यादा करीब मत जाना। अभी तो स्टेज खाली है, जब यहाँ सिंगर परफॉर्म करेंगे तब ये आवारा लड़कों के ग्रुप्स उछलेंगे तो हम इस बीच धंस कर रह जाएंगे। वो गुस्से में कह रहा था। सॉरी अरहम, तुम सही कह रहे हो, हमें एक्साइटमेंट में आगे नहीं आना चाहिए था। सिलकान शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली। चलो जो होना था हो गया, अब तुम परेशान मत हो, बस सिंगर्स की लाइव परफॉर्मेंस देखो। वो उसे उदास और शर्मिंदा देख कुछ नरम पड़ा, जिस पर वो फीका सा मुस्कुरा दी। अरे मेरा फोन कहाँ गया? लगता है वहीं गिर गया होगा। अरहम ने अपनी पॉकेट में हाथ डालते खुद कलामी की। क्या हुआ अरहम? रिजा जो उसकी पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें देख रही थी, पूछे बिना न रह सकी। मेरा फोन नहीं मिला, लगता है कि कहीं गिर गया है। तुम दोनों यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। वो इन्हें कहता इस भीड़ से निकलने लगा। लेकिन इतनी भीड़ में तुम फोन कैसे ढूंढोगे? मैं तो कहती हूँ रहने दो, न्यू ले लेना। रिजा ने रश देखकर उसे रुकना चाहा। नहीं रिजा, मुझे मेरा फोन चाहिए, तुम लोग यहीं रुको, मैं बस यूं गया और यूं आया। वो जल्द में कहता रश से निकलने लगा और चंद मिनट की मशक्कत के बाद ही वो हॉल से बाहर मौजूद था। अरे ये लाइट्स क्यों बंद हो गई? अचानक पूरे हॉल में अंधेरा छा जाने की वजह से रिजा बौखलाई आवाज में बोली। पता नहीं, मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। सिलकान ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया, जबकि सभी लोग अपने अपने मोबाइल्स की टॉर्चर्स ऑन कर रहे थे। तुम डरो मत, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करती हूँ। रिजा उसकी डरी सहमी आवाज पर अपने शाने पेटी के पर्स से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करने लगी। सिली, तुम अपने फोन की टॉर्च ऑन करो, यहाँ नेटवर्क कम है, इसलिए मैं इस तरफ जाकर अपने फोन से अरहम को कॉल करती हूँ। वो जरा फासले पर कम भीड़ देख उसे देख कहती खुद उससे जरा फासले पे गई, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता नेटवर्क कम हो रहा था। इसलिए उसने सोचा कि नेटवर्क जाने से पहले कॉल करके अरहम को यहाँ की सूरत हाल से आगाह कर दे, क्योंकि अब उसका इरादा सिलकान को साथ लिए घर जाने का था। उसे लग रहा था कि इत्तफाकन लाइट गई है, जिसे ठीक होने में ना जाने कितना वक्त लगेगा। अरहम, यहाँ लाइट चली गई है और पता नहीं कब तक ठीक होगी। डैड भी घर में अकेले हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि घर चलते हैं, तुम वहीं रुको, मैं सिली को लेकर आती हूँ। वो एक ही सांस में सारी बात कह गई। फिर दूसरी जानिब से भी कुछ कहा गया, जैसे सुनकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करती अभी सिलिकान की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाने ही वाली थी कि किसी ने जोर से उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचा, जिस पर वो बौखलाकर अपना बाजू छुड़वाने की सही करने लगी, लेकिन कोशिश नाकाम रही। फिर मुकाबिल ने उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर टेप चिपकाई और इसे दोनों हाथों पे अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त जमाई। वो जो कोई भी था, चेहरा मास्क से छुपाए जबरदस्ती उसे घसीटता हुआ बड़े मोहतात अंदाज में लोगों की भीड़ में से उसे हॉल से बाहर ले जा रहा था, जबकि सिलकान वहां खड़ी उसकी मुंतजिर थी। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि पूरा हॉल रोशनी से जगमगा उठा। जहां चंद मिनट पहले लोगों के चेहरों पर फिक्र परेशानी के आसार नुमाया थे, अब उसकी जगह खुशी और इत्मीनान ने ले ली थी। पता नहीं
یہ ریچا کہاں رہ گئی؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور اپنی متلاشی نگاہیں ارد گرد دوڑائیں، لیکن وہ وہاں ہوتی تو اسے دکھائی دیتی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، اسٹیج پر کھڑے ایک نوجوان کی آواز مائک میں گونجی، جس پر سب متوجہ ہوئے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج یہاں پاکستان کے بڑے بڑے سنگرز اپنی آواز کے جلوے سے ہماری سماعتوں کو مسمرائز کریں گے، لیکن تب تک آپ کو ایک ایسی شخصیت اپنی آواز کے جادو میں جکڑے گی جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم اسٹیج پر بلاتے ہیں the one and only مسٹر روباس زیدی۔ اناؤنسمنٹ پہ ہر طرف تالیوں کی گونج اٹھی، جبکہ روباس کا نام سن کر سلکان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اچانک اسٹیج کی ساری لائٹس آف ہوئیں اور ایک وائٹ لائٹ کے درمیان میں آن کی گئی۔ چونکہ آڈینس کی طرف روباس کی پیٹھ تھی، اس لیے ابھی تک کوئی اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ چلو اچھا ہے، آج اسی بہانے اس کا چہرہ تو دیکھ سکوں گی۔ وہ دل میں خوش ہوئی، لیکن مجھے کیا، میں کیوں اتنا خوش ہو رہی ہوں؟ سلکان زیدی، کچھ شرم کرو، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹکا اور اسٹیج کی جانب متوجہ ہوئی، جہاں سب دل تھامے اس کی آواز کے منتظر تھے۔ میرے دل کے یہ ٹکڑے ہیں، نگاہوں سے چنو یارا، محبت کی کہانی ہے، محبت سے سنو یارا۔ اس کی ٹھہری مگر سریلی آواز پر سب دم بخود رہ گئے، لیکن ابھی تک وہ سب کی طرف مڑا نہیں تھا۔ اس کے چند ٹھہرے لفظوں پر آہستہ آہستہ رنگ برنگی لائٹس آن ہوئی، جیسے اچانک پورا اسٹیج روشن ہو گیا اور تالیوں کی گونج سے پورا ہال جھوم اٹھا کہ اچانک وہ پلٹا اور اسے ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں آیا ہوں تیرے در پہ، تو اب جانا نہیں ہوگا، جیوں گا یا مروں گا میں، جو ہونا ہے یہی ہوگا، کہتا ہوں میں بے ساختہ، سن لے یہ میرا خدا، تیرا عشق ہے میری سلطنت، تو ہے ضد میری، تو جنونیت، میں ہوں دل جلا، مجھے تیری لت، تو ہے ضد میری، تو جنونیت۔ ہر کوئی سانس روکے اس کی آواز میں کھویا ہوا تھا، جبکہ وہ گھوم پھر کر اپنی آواز کا جادو ہر طرف بکھیر رہا تھا۔ اور سلکان، جو آج پہلی دفعہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھا، نہ جانے کیوں لیکن اسے دیکھ کر ایک پل کو اس کا دل دھڑکا تھا، لیکن پھر دل ہی دل میں خود کو لعنت بھیجتی وہ اس کی پرفارمنس ملاحظہ کرنے لگی۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ ایک MNA کیسے گا سکتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو جائے تو میوزک بنتا ہے۔ میوزک ایک آرٹ ہے، اور آرٹ بنائی نہیں جاتی، بن جاتی ہے، جس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، جب زندگی میں کوئی خاص آ جائے، جب دل ہمارا نہ رہے، جب سانسیں کسی کا نام پکاریں، جب دماغ کسی کو سوچے، جب آنکھوں میں کسی کا عکس بن جائے، جب تمناؤں میں صرف اس ایک کی تمنا باقی رہے، جسے شدت سے چاہا جائے کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، جو بے حد ہو جائے، جنونیت بن کر رگوں میں دوڑنے لگے کہ وہ سانس بھی لے تو اس کا جنون میرے اندر سرایت کرے، وہ آنکھ کھولے تو میرا دل دھڑکے، وہ لب کشائی کرے تو ہلچل سی مچ جائے، وہ مسکرائے تو میری آنکھیں اسے اپنے اندر جذب کر لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ سنگنگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ کتابوں میں پڑھا تھا یہ خدا کو پیار ہے پیارا، کیا جو پیار ہم نے تو ہوا دشمن جہاں سارا، ٹھکرا دیا میں نے یہ جہاں لے آ تجھ کو چنا، تیرا عشق ہے میری سلطنت، تو ہے ضد میری، تو جنونیت، میں ہوں دل جلا، مجھے تیری لت، تو ہے ضد میری، تو جنونیت۔ اس کے گانے کے اختتام پر ہر طرف تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ اس کے الفاظ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اب وہ ہال سے باہر آ چکی تھی۔ یہ میرا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود سے سوال کیا۔ نہیں، وہ جو کوئی بھی ہو، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے جیسے خود کو یقین دہانی کرائی کہ اس کا اس شخص سے کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ ابھی وہ ان گنت سوچوں اور سوالات کی زد میں تھی جب پیچھے سے اسے اپنے شانے پہ کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا تھا، جس پر وہ بلا تاخیر پلٹی، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ اپنی جگہ سے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ اسے یونی کے کلاس روم میں لایا تھا اور اس کے منہ پر موجود ٹیپ ہٹائی، جس کے ہٹنے کی دیر تھی کہ وہ اس کے مقابل کھڑی شدید غصے میں حلق کے بل چلائی تھی۔ میں جو کوئی بھی ہوں، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، میں باتیں گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے سیدھے انداز میں کہہ رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہاری ہاں ہے تو ٹھیک، اور اگر نہ ہے تو اور بھی ٹھیک، کیونکہ مجھے بے آب پھڑپھڑاتی ہوئی مچھلیاں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ کی سخت گرفت جمائے ایک ہی سانس میں سب کہتا چلا گیا، جس پہ رجا کی آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری پھیل گئیں، کیونکہ اسے اس شخص کی دماغی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، اور اس پر جی بھر کر غصہ بھی آ رہا تھا کہ شادی کوئی مذاق ہے کیا، کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کر کسی کو بھی پرپوز کر دو، نہ جان نہ پہچان، تو میرا مہمان۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، انتہائی گھٹیا انسان ہو، ایک اکیلی لڑکی دکھی نہیں اور ہیرو بننے چلے آئے۔ میں تم جیسے لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں کہ پہلے لڑکی سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے اپنے پیار کے جال میں پھنساتے ہو۔ تم جیسے اسمگلروں کی وجہ سے ہم لڑکیوں کا گھر سے باہر جانا بھی نامناسب سمجھا جاتا ہے۔ ہم اس معاشرے میں کھل کر جی نہیں سکتی، سانس نہیں لے سکتی، صرف اور صرف تم جیسے لوگوں کی وجہ سے۔ اور تم نے مجھے یعنی رجا زیدی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تم مجھے زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے آئے اور بنا جان پہچان کے ڈائریکٹ پرپوز ہی کر دیا کہ جیسے
मैं तो तुम्हारे इंतजार में बूढ़ी हो रही थी, सूख कर कांटा हो गई थी, लेकिन तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। वो जब अपनी बात मुकम्मल करके अपना हाथ उसके मुंह से हटाते पीछे हुआ तो वो बिना कुछ जाने क्या सोचे समझे नॉन स्टॉप उस पर फट पड़ी थी। शट अप। वो जो कब से उसकी जात की धचियां उड़ाने में लगी थी बिलाखिर अपना जब्त खोते गुस्से से धाड़ा था। क्या शट अप लगा रखा है? हाँ, वो भी धाड़ी। आई सेड जस्ट शट अप। अब अगर तुम्हारी जुबान से एक भी लफ्ज निकला तो बहुत बुरा होगा। वो उसे गुस्से से घुरता हुआ उसका बाजू दबोच कर हो रहा है। मैं एक खानदानी लड़का हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जो तुम मेरे किरदार तक पहुंच गई। वो उसके चेहरे पे धाड़ा। अगर इतने ही खानदानी हो तो अपना ये मास्क हटाओ। चेहरा क्यों छुपा रखा है? अगर इतने खानदानी हो तो मेरे घर रिश्ता भेजो। यूं जबरदस्ती मेरे सर पर अपना प्रपोजल मुसल्लत मत करो। वो उसे खानदान का ताना भी दे गई। अगर मेरे चेहरा दिखाने से तुम्हें मेरे खानदानी होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ये लो। वो उसे सख्ती से घुरता अपना मास्क उतारकर दूर फेंकते हुए बोला, जबकि उसे देख रिजा कुछ पल को साख्त रह गई, लेकिन सिर्फ कुछ पल को। फिर चंद सेकंड्स बाद वो अपनी टोन में दोबारा लौटी। तुम तुम वही हो ना जिसने रेस्टोरेंट में मेरी जान बचाई थी? वो उसे हैरत से देखती रह गई। हाँ, मैं वही हूँ, अर्जाल जैदी। और मुझे जो कहना था मैं कह चुका। और रही बात रिश्ता भेजने की, तो कल तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझ गई? चलो अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ स्वीट हार्ट। वो एक फ्लाइंग किस उसकी जानिब उछालता क्लासरूम से निकलता उसकी नजरों से ओझल होता चला गया, जबकि वो अब रिश्ता भेजने वाली बात पर खुद पर गुस्सा करती जी भर कर पछता रही थी। लेकिन जो होना था वो तो हो गया, अब क्या किया जा सकता था? इसलिए वो बेचारी वहीं सर थाम कर बैठ गई। वो जो अपने ध्यान में जा रही थी किसी के साथ जबरदस्त सादम होने पर कराह कर रह गई थी। उफ, देखकर नहीं चल सकते थे, अंधे हो क्या? मेरा सर। अमल ने उसकी जानिब गुस्सीली निगाहों से देखा और अपना माथा सहलाते कहा, मैं तो देखकर ही चल रहा था, लेकिन लगता है आपकी नजरें खासी कमजोर है, लिहाजा आपको डॉक्टर की जरूरत है जो आपकी आंखों के साथ साथ आपके दिमाग का भी इलाज कर सके। वो आम से लहजे में कहता उसे तैश दिला गया। यू, तुमने मुझे यानी अमल जैदी को पागल कहा? वो उसे घूरने लगी। जी नहीं, मैंने कब कहा? लेकिन अगर आप खुद कह रही हैं तो यकीनन इस बात में कुछ सच्चाई होगी। ओके, कोई बात नहीं, मेरी दुआ है कि आपकी दिमागी हालत जल्दी से दुरुस्त हो जाए, वरना आप जहां भी जाएंगी सबको पागल कर देंगी। खैर, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस अमल जैदी। वैसे मेरा नाम अरहम जैदी है। वो नॉन स्टॉप बोलता अपने रूबरू खड़ी इस छोटी सी लड़की का दिमाग घुमा गया। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें उठाकर कहीं पटक दूं, बदतमीज, जाहिल, पागल, बेवकूफ। वो दांत चबाकर ऐसे कह रही थी कि जैसे अपने दांतों तले अरहम को चबा रही हो। ओ थैंक यू डेयर। वो बत्ती सी निकालता उसे मजीद तपा रहा था। दफा हो। वो उस पर तकरीबन लानत भेजती आगे चल दी। अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? वो दौड़ता हुआ उसके हमकदम आया। तुम मेरे पीछे क्या लेने आए हो? वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली। नो नो नो, मैं लेने नहीं देने आया हूँ। उसकी बात पर अमल के चलते कदम रुके। क्या देने आए हो? वो माथे पर तेवरी चढ़ाए मुकम्मल उसकी जानिब पलटी। मुफ्त का मशवरा। वो भरपूर संजीदगी से कहता उसे जहर लगा था। क्या बकवास कर रहे हो? वो हलक के बल चिल्लाई। आहिस्ता बोलिए मिस, इससे आपके मुस्तकबिल पर भी असर पड़ सकता है। वो कानों पर दोनों हाथ रखता रोनी सूरत बनाकर बोला, व्हाट आर यू मैड? उसका दिल चाहा उसका गला दबा दे। आप पूछेंगी नहीं कि कैसे? वो आंखें गोल गोल घुमाता शरीर अंदाज में बोला, नहीं, तुम बस यहां से दफा हो जाओ। वो जीज आकर बोली, अरे ऐसे कैसे? अभी तो मेरी दो बातें रहती हैं। तो पहली बात यह है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि अगर मेरे कान के नन्हे से पर्दे फट गए तो कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी और मैं बदकिस्मती से ताहयात के लिए कंवारा ही रह जाऊंगा। और अगर मैं कंवारा रह गया तो आपको बद्दुआएं दूंगा, जिसके सबब आपकी शादी भी नहीं हो पाएगी। और फिर जानती हैं क्या होगा? आप मुझसे माफ़ी मांगने के लिए गली गली शहर शहर मुझे तलाश करेंगी और किस्मत से मैं आपको मिल जाऊंगा। फिर आप मुझसे माफ़ी मांगेंगी और अपनी गलती के अजाले के तौर पर मुझसे शादी कर लेंगी। और फिर तुम ना, अरे एक मिनट, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। फिर मैं शादी के बाद घर के मुलाजमीन की छुट्टी देकर पूरे घर के काम आपसे करवाऊंगा, जिस वजह से आपको अपनी किस्मत फूटी लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा बोला करें जिससे लोगों के कान महफूज रह सकें। तो आप अजाले के तौर पर हर किसी से तो शादी नहीं कर सकती ना, इसलिए ऐसा बोला करें। मैं जानता हूँ कि आप मेरी मशकूर हैं, इसलिए शुक्रिया अदा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, मेरा मुफ्त मशवरा वो ये था कि आप अपने दिमागी तवाज़ुन के लिए लाजमी किसी डॉक्टर से कंसर्न कीजिएगा। मैं तो आपका भला ही चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी। वो भरपूर संजीदगी से नहायत मुअद्दब अंदाज में कहता अपनी हंसी के उमड़ते फुहारे को बमुश्किल रोकता उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा और अब जवाबी कार्रवाई का मुंतजर था। तुम्हें पागल खाने में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? खैर, मैं भी किसके मुंह लग रही हूँ। उम्मीद है कि तुम्हारी कोई बात रह नहीं गई। आइंदा मेरी नज़रों के सामने भी मत आना, अंडरस्टैंड? वो सर्द लहजे में उंगली उठाकर वार्निंग देते लहजे में कहती तेज तेज कदम उठाते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही अरहम के बुलंदो बाला कहके थे जो किसी तौर भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
तुम? वो हैरत से पूरी आंखें फैलाते हुए बोली। सिली, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? फारिस को मुर्तसिम दोबारा हॉल में ले गया था। वो जानता था कि फारिस किसी वजह से अपसेट रहता है, लेकिन वजह उसे मालूम नहीं थी। मेरा नाम सिलिकान जैदी है, सिली नहीं। वो सर्द लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नरम लहजे में गोया हुआ। तुमसे मतलब मैं जहां भी जाऊं, जो जी में आए करूं। तुम्हें क्या? नागवारी से उसे देख उसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, जब वो पीछे से उसकी कलाई थाम कर उसे रोक चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल दिखाती कि किसी ने बाजू से पकड़कर एक झटके में उसे अपने करीब किया था, जिस पर वो अपना तवाजुन बरकरार न रखते हुए उसके सीने से आ लगी। वो उसे सरहद से पीछे हटाता, किसी को सोचने समझने का मौका दिए बगैर फारिस के मुंह पर जोरदार पंच मार चुका था, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। इसलिए अपना तवाजुन बरकरार न रखता वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। तुमने इसे हाथ कैसे लगाया? वो शोले टपकाती नजरों से उसे देखता इतनी जोर से धाड़ा कि सिलगान डरकर 2 कदम पीछे हुई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? वो जो रुबास को गौसीली नजरों से देखते उठ खड़ा हुआ था, दोबारा उसकी धाड़ पर इस दफा फारिस उसका गिरबान पकड़ गया, जबकि वो ये सब देख खौफ से रो देने को थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि रुबास जैदी से नजरें उठाकर बात करे, और तुम मेरे गिरबान तक आ गए। वो ये कहता उसके जबड़े पे मुक्का मार गया। लेकिन अब की बार फारिस ने भी जवाबी कार्रवाई में उसे पंच मारा था, और अब मंजर कुछ यूं था कि दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। कभी फारिस उसके मुंह, पेट और टांगों पर पंच मारता तो कभी वो, और ये लड़ाई तकरीबन 10 मिनट से जारी थी, जिसे देख सिलकान की हालत ऐसी थी कि काटो तो लहू नहीं। वो पिछले 10 मिनट से इन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन हर दफा नाकाम हो जाती। आज वो दोनों भिपरे शेर शायद एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे। प्लीज बस कीजिए, प्लीज। वो अपनी आंखें खुलती बंद होती आंखों समेत कहते जमीन पर धड़ाम से गिरी। सिलिकान, सिली। उसे जमीन बोस होता देख अपनी लड़ाई भूलकर दोनों उसे पुकारते उसकी जानिब लपके। रुबास ने उसे फौरन उसका सर जमीन से उठाकर अपने सीने में भेजा था। दूर रहो। उसकी जिंदा दरगोर करने वाली नजरों पर फारिस को तप चढ़ी। क्यों? तुम इसके क्या लगते हो? उसे किस हक से छू रहे हो? फारिस की धाड़ पर वो मुठ्ठियां भींच कर रह गया। ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, वो वार्निंग देते अंदाज में कहता, उसके बेहोश वजूद को बाजुओं में उठाकर उसे वहीं हैरत का मुजस्मा बने खड़ा छोड़ आगे बढ़ गया। रुबास, कहाँ जा रहे हो? वो जो सिलिकान को उठाए तेज रोई से यूनी के लॉन से गुजर रहा था। अर्जाल की पुकार पे उसके कदम रुके। अर्जाल, ये आंखें नहीं खुल रही, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो उसके नाजुक वजूद को परेशानी से देखते हुए बोला, जबकि अर्जाल को वो आज कहीं से भी वो रुबास ज्यादा ना लगा जो किसी की परवाह नहीं करता था। वो आज इस छोटी सी लड़की के लिए बेचैन हो रहा था। लेकिन उसे हुआ क्या है? अर्जाल उसके मजबूत बाजों में इस कांच की गुड़िया के होशो खर्च से बेगाना वजूद को देखता इस्तफसार करने लगा। अर्जाल, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। वो उजलत में कहता तेजी से आगे बढ़ा। रुबास, तुम्हारे होंठ का किनारा क्यों फटा है और तुम्हारे माथे से भी खून निकल रहा है? मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? वो उसके पीछे आते उसका शाना झंझोड़ कर गुस्से से चिल्लाया। मैंने कहा ना कि अभी इन सब बातों का वक्त नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? वो उससे दूर हटता तेजी से यूनी से निकलता चला गया, जबकि अर्जाल उसकी हालत पे तासुब से सर हिलाकर रह गया। वो जो दिल ही दिल में उससे कोसती लानत मलामत करती क्लासरूम से निकलती चली आ रही थी, जबकि आंखें लबालब पानियों से भरी थी उसके सामने, तो वो खुद को बहुत मजबूत साबित कर रही थी। लेकिन जो भी था वो थी तो एक लड़की ही ना, और अब उसे सही मायनों में खौफ लाहक हो रहा था, क्योंकि वो इसे घर रिश्ता भेजने का तो कह चुकी थी, लेकिन आने वाले वक्त के खदशे अब उसके दिलो दिमाग को अपनी लपेट में लिए उसे खौफ कर रहे थे। या अल्लाह, ये मैंने क्या किया? आखिर क्यों मैंने उसे घर रिश्ता भेजने को कहा? काश मैं अपने अल्फाज वापस ले सकती, काश मैं वो वक्त वो घड़ी पलट सकती। मुझे घर जाकर डैड को सब कुछ बताना होगा, क्योंकि अगर उसने रिश्ते के लिए किसी को भेज दिया तो मैं इस सिचुएशन को संभाल नहीं सकूंगी। वो ये कहती हुई छोटे छोटे कदम लेती लॉबी से गुजरती। अब लॉन में आ चुकी थी, लेकिन सामने मौजूद शख्स को उसने नागवारी से देख अपना रुख हॉल की जानिब किया, क्योंकि उसे सिलिकान को साथ लेकर घर जाना था। अभी वो चंद कदम तक आगे गई थी जब वो उसकी जानिब लपकता उसके रास्ते में हाइल हो चुका था। क्या मसला है? वो निडर मगर गुस्सीले अंदाज में मुखातिब हुई। लड़की, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है, अभी भी वक्त है, इसे लगामे डाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ बोलने के काबिल भी ना रहो। वो बाजू से पकड़ उसे बेतरती से अपनी जानिब खींचता उसका बाजू कमर के पीछे मोड़ता धमकी आमेज लहजे में कह रहा था, जबकि उसकी सांसों को झुलसा देने वाली तपिश उसके चेहरे पे पड़ रही थी। वो अपने बाजू में उठती दर्द की टीसों के बाइस लब भींचे खड़ी थी। छोड़ो मुझे, तुम खुद को समझते क्या हो? आइंदा मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो उंगली उठाकर वार्न करने लगी। हाँ, अच्छा तो वाकई नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और रही बात छूने की, तो अभी ना सही शादी के बाद तो सारे हक मेरे ही होंगे। चलो, क्या याद करोगी? तुम्हारी ये बात भी मान ली, अब शादी के बाद ही तुम्हें छूऊंगा, इसलिए कल मैं तुम्हारी जुबान से हरगिज इनकार ना सुनूं, ठीक है? वो ये कहता उसे एक झटके में छोड़ता पीछे हुआ, जिस पर वो बमुश्किल गिरते गिरते बची थी।
और आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ, ओके? वो पुख्तगी से कहता उसे हैरान छोड़ यूनि से निकलता चला गया। रिजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो जूं की तूं खड़ी दिमाग में पनपती अनगिनत सोचों की जद में थी जब अकब से आती आवाज ने उसका इल्तिफात अपनी जानिब मरकूज किया। अरहम उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। रिजा, यहाँ क्या कर रही हो और सिली कहाँ है? उसे यहाँ खड़ा गुमसुम देख हैरत से बोला, नहीं, मेरा मतलब है मैं यहाँ नहीं। वो उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। रिजा, ये क्या नहीं, मैं वो लगा रखा है। वो मुतज्जिब सा उसे देखने लगा। मेरा मतलब है वहां अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था तो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उसने सफाई से झूठ बोला। और सिली कहाँ है? उसने अपनी मतलाशी नजरों का रुख इर्द गिर्द दौड़ाया। वो अंदर हॉल में है। उसकी आवाज में लर्जिश वाजे थी जो अरहम भी महसूस कर गया। तो तुम उसे साथ लेकर क्यों नहीं आई? वो अपनी तफ्तीशी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज करते हुए बोला। वो मैंने सोचा पहले तुम्हें ढूंढ लूं फिर उसे ले आऊंगी। उसने बहाना घड़ा। ओ, तुम भी ना, वहां इतनी भीड़ में उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुमने उसे यूं अकेला क्यों छोड़ा? वो डांटने कैसे अंदाज में बोला जिस पर शर्मिंदगी से वो सर झुका गई। अरे रिजा, रिलैक्स मेरी बहन, तुम शर्मिंदा मत हो प्लीज। हम सिली को ढूंढ लेते हैं, आओ चलो मेरे साथ। वो उसे साथ आने का इशारा करता आगे बढ़ा जबकि वो भी उसकी हमरा चल दी। हॉस्पिटल की अफरा तफरी अपने अरूज पर थी। कोई अपने प्यारों के लिए आईसीयू के बाहर खड़ा अपने रब से दुआएं कर रहा था तो कोई एक दूसरे को दिलासे देता नजर आ रहा था जबकि डॉक्टर्स का अमला अपनी अपनी ड्यूटीज सर अंजाम देने में लगा था। इस बीच में वो भी उसे बाजुओं में उठाए परेशानी के आलम में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। डॉक्टर डॉक्टर, वो बाआवाज बुलंद पुकारता हॉस्पिटल के स्टाफ समेत बाकी लोगों को भी अपनी जानिब मुतवज्जो करता आगे बढ़ रहा था। अरे क्या हुआ इन्हें और आपको ये चोट कैसे आई? एक डॉक्टर उसकी तरफ लपकते पहले सिलिकॉन और फिर उसकी हालत देखते बोला। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आप इसे जल्दी देखिए। इसके चेहरे पे परेशानी की परछाइयां लहरा रही थी। जी सर, आप रिलैक्स हो जाइए। डॉक्टर ने इसे तसल्ली से नवाजते स्ट्रेचर मंगवाया जिस पर वो उसे लिटा चुका था। सर आप यहीं रुके प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। वो जो उसका हाथ थामे साथ साथ चलता रूम तक आ रहा था। एक नर्स ने उसे रूम के दरवाजे तक रोकते हुए कहा जिस पर वो ना चाहते हुए भी उसका हाथ छोड़ता पीछे हुआ। तो वो उसे रूम में ले गए। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों इस लड़की के लिए परेशान हो रहा हूँ? आखिर ये हो क्या रहा है? नहीं रुबास जैदी, तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हें अपना इंतकाम लेना है और तुम हरगिज अपने अहद से दस्तबरदार नहीं हो सकते। भूलो मत, ये लड़की सिलिकॉन तुम्हारे इब्तिहाज चचा की बेटी नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन की बेटी है जिसके बाप ने बचपन में तुमसे तुम्हारी माँ को छीन लिया था। मैं कुछ नहीं भूला सिलिकॉन जावियार शाह। तुम्हारे बाप ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं जिनका हिसाब अब तुम दोगी। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम्हारे पास मुझसे शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और फिर शादी के बाद तुम्हें जख्म देकर अपने दिल को तस्कीन बख्शूंगा। जावियार शाह, तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली थी, मेरी हंसी छीन ली। मैं जब तक तुम्हारे खानदान को बर्बाद नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो कॉरिडोर में चेयर पे बैठा मुठ्ठियां भींचे शोले टपकाती सुर्ख अंगारा निगाहों में कोई अज़म लिए दिल ही दिल में किसी से मुखातिब था। सिलिकॉन शाह, रुबास जैदी का तुमसे नफरत और सिर्फ नफरत का रिश्ता है जिसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं होगी। वो दिल में खुद से अहद कर रहा था लेकिन आने वाले वक्त और हकीकत से खुद भी बेखबर था। लेकिन किस्मत तो उनकी कहानी लिख चुकी थी, लेकिन किस्मत के खेल कौन जाने। अभी 15-20 मिनट ही गुजरे थे जब डॉक्टर रूम से बाहर आया। डॉक्टर, अब वो कैसी है? वो उसकी जानिब लपकते बेचैनी से पूछने लगा। वो ये तक भूल गया कि अभी वो खुद से क्या क्या अहद कर रहा था। जी वो ठीक है, बट आई थिंक इन्हें कोई शॉक लगा है जिस वजह से बेहोश हो गई हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अब वो बेहतर है। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कहते अपने कैबिन की जानिब चल दिया। चलो अच्छी बात है, वो ठीक है, क्योंकि कल का दिन रुबास जैदी उसके लिए इस कदर यादगार बनाने वाला है जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। वो जहरीली मुस्कुराहट समेत खुद कलामी करता रूम की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजा नॉक करने की जहमत नहीं की, धड़ल्ले से अंदर दाखिल हुआ जहां पहली नजर उसके बेड पर लेटे वजूद पर पड़ी जो अपनी सब्ज घनी पलकों की कभी झालक गिराती तो कभी गहरी झील सी आंखें नीमवा होती। वो उसकी जानलेवा खूबसूरती और मासूमियत से नजरें चुराता आगे बढ़ा जबकि उसे देख वो डरकर उठ बैठी लेकिन सर थामती दोबारा तकिए पर ढहसी गई। तुम ठीक हो? वो उसकी जानिब लपका। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं यहाँ कैसे आई? उसने लरसती आवाज में हैरत से कहा। लड़की, शायद तुम्हारी बेहोशी तुम्हारे दिमाग पे असरअंदाज हुई है। वो तंजिया लहजे में बोला। क्या मतलब? उसने सवालिया उसके चेहरे पे टिकाई नजरें। रुबास जैदी किसी को इतनी वजाहतें नहीं देता, सो तुम खामोशी से आराम करो। मैंने तुम्हारे फोन से तुम्हारे घर वालों को इतला कर दी है, वो आ रहे हैं। सो मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वो ये कहता उस पे बेतासुर निगाह डालता वहां से निकलता चला गया। क्या ये शख्स पैदाइशी पागल है? उसने दिल में सोचते मुंह के टेढ़े मेढ़े जाविये बनाए और लेट
कर आज यूनी में हुई इन दोनों की लड़ाई के मुतालिक सोचने लगी। रुबास ने फारिस से क्यों झगड़ा किया, आखिर ये शख्स क्या चाहता है। आज सिंगिंग करते वक्त ये कितना स्वीट लग रहा था। शक्ल तो इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन हरकतें जिन भूतों वाली हैं। लेकिन मैं इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ जिसकी वजह से आज फारिस को चोट लगी थी। मैं फारिस को भूलकर उसे इतनी अहमियत क्यों दे रही हूँ। अभी वो खुद से सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखे हुए थे जब रूम का दरवाज़ा वाह हुआ, जिसमें से इत्तेहाद ज़ैदी के साथ रिजा और अरहम नुमदार होते फिक्रमंदी से उसे देख सरहद से आगे बढ़े। लाडली, आप ठीक है ना? ये सब कैसे हुआ? इत्तेहाद ज़ैदी परेशानी और बेचैनी से बेड के पास रखी चेयर घसीट कर बैठे। डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग परेशान मत हो। उसने उनकी परेशानी कम करना चाहिए। सिलिकॉन, हम तो तुम्हें हॉल में ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर एक लड़के की कॉल आई और उसने बताया कि तुम यूनी में बेहोश हो गई थी, तो वो तुम्हें हॉस्पिटल ले आया। रिजा ने पूरी बात उसकी गोश की। हाँ, कोई बहुत भला इंसान होगा। वैसे क्या आप उसे जानती हैं? इब्तिहाज ज़ैदी ने नरम लहजे में इस्तफसार किया। नहीं डैड, मैं नहीं जानती, उसने सफाई से झूठ बोला। अच्छा ठीक है प्रिंसेस, आप ज़्यादा बात मत करो। यू नीड टू रेस्ट, क्योंकि हम अभी आपके डॉक्टर से मिलकर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि आपको अभी एक ड्रिप देनी है। इसके बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा। बस कुछ देर की बात है, फिर घर चलेंगे। इब्तिहाज साहब ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा, जिस पर वो सर हिला गई और फिर वो सब बातों में मसरूफ हो गए। ये कोई वक्त है घर आने का? वो जो लाउंज से गुजर रहा था अकब से आती आवाज पे पलटा। जब घर में मेरी बीवी कमरे में इंतजार किया करेगी तब जल्दी आ जाया करूंगा, उसने सर खुजाते हुए मगर तपाने वाले अंदाज में कहा। और वाकई ऐसा हुआ कि उसकी बात पर लाउंज में खड़े आगा जान के तन बदन में आग लग गई। रुबास, तमीज से बात करो, तुम खुद को समझते क्या हो? ना कोई शर्म ना लिहाज रहा है क्या? इसी दिन के लिए हमने तुम्हें बड़ा किया था कि तुम बड़े होकर हमें ही आंखें दिखाओगे। वह तनखोई से धाड़े, जिसका रुबास पे कोई असर नहीं हुआ। वो ऐसे उनके मुकाबिल खड़ा था जैसे आगा जान उससे नहीं किसी और से मुखातिब हो। हम जो कह रहे हैं क्या तुम सुन रहे हो? वो उसे खामोशी और तहम्मुल से खड़ा देख फिर से धाड़े। नहीं, मेरे कान वॉश करवाने वाले हैं, इसलिए आजकल कुछ भी मेरी समातों से नहीं टकराता। वो बात को मजाक का रुख देता जल्दी फिर तेल का काम कर गया। बकवास बंद करो, हर बात को मजाक समझ रखा है क्या? हमारी नजरों से दूर हो जाओ। वो चिल्लाते हुए इस पे कहर आलोद निगाह डालते उसे हनूस खामोश देख अपने कमरे की जानिब चल दिए। आज रुबास ज़ैदी का मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे बहस करके ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि कल से मैं आप सबकी नींदें हराम करने वाला हूँ। रुबास, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? वो जो आगा जान से बदतमीजी करके अभी अपने रूम में आया ही था जब अकब से आती रजाल की गुसीली आवाज़ पे पलटा। क्यों, मैंने क्या किया? उसने अनजान बनते हुए कहा। ये तुम भी जानते हो कि तुमने क्या किया, फिर भी मुझसे सवाल कर रहे हो। वो तेज लहजे में बोला। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे हॉस्पिटल ले गया था। वो कदम कदम चलता उनके मुकाबले आन रुका। हॉस्पिटल ले गए थे इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्यों लेकर गए थे? वहां उसका भाई और बहन भी थे, इन्हें इतला कर देते, वो ले जाते। तुम क्यों? वो तफ्तीशी अंदाज में कहता, उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अरसाल, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? वो करखतगी से बोला। क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। उसके चेहरे पर गीज की बाज़गुज़श्त थी। जब मैं करूँगा तब देख लेना। खैर, कल रीजा भाभी के घर रिश्ता लेकर जाना है, तुम इस बात पर ध्यान दो। वो नागवारी से कहता उसे तैश दिला गया। रुबास, बस बहुत हो गया, तुम मुझे बता रहे हो या नहीं? वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया। नहीं, यह लफ्जी जवाब। तुम्हें बताना पड़ेगा, वो भी उसी का भाई था। अगर रुबास जिद्दी था तो वो उससे भी ज्यादा जिद्दी था। जब मैंने एक दफा कह दिया कि नहीं बताऊंगा तो मतलब नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म। वो ये कहता तनवन करता, धाड़ की आवाज से वॉशरूम का दरवाजा बंद करता अंदर गुम हो गया था, जबकि अरसाल मुठियां भेजता मुकम्मल जलाल में वहां से निकलता चला गया। वो टेरेस पे खड़ी चांद पे नजरें टिकाए हुए थी, जो कभी बादलों में छुपता तो कभी अपनी चांदनी से हर सू रोशनी बखेरता। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं ना कि फारिस ने मुझे बर्बाद कर दिया, फिर मैं कैसे उसे माफ कर दूं? मैं अगर माफ कर भी दूं तो भी फारिस शाह, तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। अब इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारा दिया हुआ दर्द है। मोहब्बत में सितम की माफी तो हो सकती है, लेकिन बेवफाई की नहीं, और तुमने बेवफाई की, फिर कैसे माफ कर दूं? इतना ज़र्फ कहां से लाऊं? वो चांद की तरफ देख रही थी, जबकि आंखें मुतवातर बहती उसके गाल भगो रही थी। दिल में उठती टीसों से रिश्ता लहू की माने दर्द वो अश्कों में बहा रही थी, लेकिन फिर भी किसी तौर से चैन नहीं आ रहा था। प्रिंसेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो जो अश्कों से धुंधलाई आंखों समेत कर्ब से चांद को देख रही थी, अकब से आती आवाज पे हाथों की पुस से गाल रगड़ती खुद को कंपोज किए नॉर्मल अंदाज में पलटी। डैड, आप? वो आंखों में मौजूद सुर्ख डोरों की वजह से निगाहें नीची किए उनसे मुखातिब हुई, जबकि वो कदम कदम चलते अब उसके मुकाबिल खड़े हुए। जी मैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, चलिए। उसे शानों से थामते जबरदस्ती नीचे ले जाने लगे, जबकि वो नाना करती रह गई। डैड, भला ये क्या बात हुई? मैं वहां ताज़ा हवा खाने गई थी और आप मुझे नीचे ले आए, उसने नरूठेपन से कहा। अब
وہ اپنے روم میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ابتہا زیدی بیڈ سے ذرا فاصلے پر رکھی چیئر پر بیٹھے اس کا غصے سے پھلا ہوا چہرہ دیکھ رہے تھے اور مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ جی نہیں، جتنی تازہ ہوا کھانی تھی آپ کھا چکی، اب صرف آرام کرنا ہے۔ انہوں نے اسے ڈپٹا جس پر وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ پرنسس، آپ جانتی ہیں نا کہ ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں، تو اپنی نہ صحیح ہماری خاطر ہی اپنا خیال رکھ لیا کریں۔ جب سے ہم پاکستان آئے ہیں ہماری دونوں بچیاں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ دونوں کو ہماری ذرا بھی فکر نہیں۔ ہمارے پاس آپ تینوں کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ ہی ہماری کل کائنات ہے۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتے شفقت سے گویا ہوئے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ پریشان مت ہوں، میں اپنا پورا خیال رکھوں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی تشویش بھرے لہجے میں بولی۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپا کر پیچھے ہوئے۔ ڈیڈ، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے تمہیدی انداز اپنایا۔ ہاں پوچھو پرنسس، وہ مسکرائے۔ ڈیڈ، آپ کبھی آغا جان سے ملنے کیوں نہیں گئے؟ انہیں جس بات کا ڈر تھا اس نے وہی سوال کر ڈالا۔ پرنسس، تم سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، میں چلتا ہوں۔ وہ اسپاٹ چہرے سے کہتے وہاں رکے نہیں، بلکہ اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر تیزی سے نکلتے چلے گئے۔ ڈیڈ، میری دعا ہے آپ کی آنکھوں میں جھلکتا یہ درد ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ غلط فہمیوں کی دیوار گر جائے اور سب ٹھیک ہو جائے۔ وہ صدقے دل سے کہتی آخر میں سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ السلام علیکم آغا جان۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر مشترکہ سلام کرتا ڈائننگ ہال میں داخل ہوا اور عمل کے ساتھ والی چیئر پر ٹیک کیا۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا ہونہار بھائی ابھی تک نہیں آیا؟ MNA بن گیا ہے، مانا کہ وہ پچھلے دنوں اپنے کام میں بہت مصروف رہا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ MNA کی کرسی پہ بیٹھ کے اس کی منمانی چلے گی۔ اس کی مرضی باہر لوگوں پر چلتی ہوگی، لیکن اس گھر کا صاحبہ حکمران میں ہوں۔ اس کے بے لچک لہجے پہ سب کے منہ کی طرف جاتے نوالے ہوا میں ہی رہ گئے تھے۔ آغا جان، وہ آتا ہی ہوگا۔ ارزال نے تحمل سے کہا۔ دیکھا سرغم، اپنے اس بیٹے کو دیکھو اور اس بدتمیز کو دیکھو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد ماں باپ پر ہی جاتی ہے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ان کے نخوت بھرے لب و لہجے پر سرغم صاحب ضبط سے لب بھینج کر رہ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ جیسی ماں ویسا بیٹا؟ آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہہ لیجیے، لیکن خبردار جو میری ماں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، پھر میں بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ اس کی پر اسرار آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے آنکھوں میں سرد پن سموئے کھڑا آغا جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رباس، میرے بچے۔ آغا جان کے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ آلیانہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے آگے بڑھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رباس ایسے کیوں لڑ رہے ہیں؟ عمل، جو اس کے غصے سے سہمی تھی، سماعتوں سے ٹکراتی مرتسم کی آواز پر اس کی طرف دیکھتے نظروں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ مرتسم، عمل گڑیا، آج سنڈے ہے اور تم لوگوں نے شاپنگ پر جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، باہر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے، جاؤ۔ اس کے طرز مخاطب پر عمل سختی سے لب بھیج کر رہ گئی، جبکہ مرتسم اسے ساتھ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عمل، یہ کیا بات ہو رہی تھی کہ جیسی ماں ویسا بیٹا؟ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ حیرت سے کہتا اس کے ہم قدم چلتا گاڑی تک آ رہا تھا۔ اوئے، تمہیں کیا ہوا؟ وہ اسے خاموش دیکھ ناسمجھی سے بولا۔ رباس بھائی نے تمہیں گڑیا کہا، اسی لیے تمہیں برا لگا۔ وہ اس کے گال پر چٹکی کاٹتے آنکھ ونگ کرتے شرارت سے بولا۔ مرتسم، شٹ اپ، انہوں نے اس رشتے سے انکار کر دیا، اس نے اسپاٹ چہرے سے کہا۔ واٹ؟ دراصل مرتسم اور عمل کو کچھ دن پہلے ہی آنیانہ بیگم نے یہ سب بتایا تھا، جبکہ عمل تو پہلے سے ہی سب جانتی تھی، لیکن اتنا عرصہ انجان بنی رہی۔ انہیں لگتا کہ رباس مان جائے گا۔ وہ پہلے دن سے انکار کرتا آیا تھا، لیکن آغا جان اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی نہیں ہلے۔ تو کل صبح ہی وہ انہیں یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگر عمل سے میری شادی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے یہ الفاظ کمرے کے دروازے سے گزرتی عمل نے جب سے سنے تھے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور کل رات بھی مرتسم اسے زبردستی اپنے ساتھ یونی کے میوزک فیسٹیول میں لے گیا تھا، جہاں وہ بے دلی سے اس کے ساتھ گئی تھی، لیکن مرتسم کے پوچھنے پہ بھی اس نے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ لیکن اب مرتسم کے چھیڑنے پر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، اور اب وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ مرتسم ششدر کھڑا حیرت کا مجسمہ بنے اسے دیکھ رہا تھا۔ مرتسم بچپن سے عمل سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ رباس سے متعلق عمل کی فیلنگز جانتا تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں موجود اس محبت کو کہیں دور سلا دیا تھا، کیونکہ وہ عمل کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے بلا غرض محبت کرتا تھا۔ ان دونوں کے مابین بہت اچھی دوستی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے، لیکن لڑائی میں بہت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں لڑائی ہوتی ہے رشتہ بھی وہیں ہوتا ہے، اور سچے رشتے آپ کو اذیت نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں رشتے نے اذیت دی، میں کہتی ہوں کہ جو آپ کو دکھ دے، تکلیف دے، وہ رشتہ ہی کیسا؟ کسی سے محبت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بلا غرض تاحیات اسی محبت کا دعوے دار رہنا ہی ایک بے لوث رشتہ ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم انسان جب تقدیر کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ مرتسم نے بھی اپنی تقدیر پر سرد تسلیم خم کر لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی قسمت میں بہتر نہیں بہترین ہم سفر لکھی جا چکی تھی۔
और आने वाला उससे बहुत जल्द, ये बताने वाला था। अमल प्लीज रोना बंद करो। वो उसके आंसू देख बेचैन हुआ। मुर्तसिम, मैं रुबास से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो उनके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुर्तसिम, मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं कि वो मेरे नहीं हैं। तो तुम जानते हो वो कल आका जान से कह रहे थे कि वो किसी लड़की को पसंद करते हैं और उसी से शादी करेंगे। वो टूटे फूटे अल्फाज कहते दोबारा से सख्ती उसके सीने से आ लगी। उसके आंसू मुर्तसिम के दिल पे गिर रहे थे। वो कैसे उसे रोते हुए देख सकता था। बस अमल, बस तुम रोना बंद करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो उसे दिलासा दे रहा था। वो बीवी उसके सीने से लगी रो रही थी, लेकिन इस दौरान उसने ना तो उसे दूर किया था और ना ही अपने बाजू उसके गिर्द हमाइल किए थे। अमल इधर देखो। वो उसे शानों से थामता अपने रूबरू करता नरमी से बोला। उसकी रोई रोई आंखें उससे बहुत तकलीफ दे रही थी। वो उसकी आंखों में सुर्ख डोरे देख लब भींच कर रह गया। अमल, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला उन्हें हमारे नसीब में नहीं लिखते जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम अपने हमसफर के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि वो उन्हें हमारे हिस्से में लिखते हैं जो हमारे हक में बेहतर होते हैं। और अब इधर देखो और मेरी बात गौर से सुनो। फर्ज करो अगर रुबास भाई तुम्हें मिल भी जाए, तो क्या तुम उनके साथ खुश रह पाओगी? क्योंकि जब उनके दिल पर किसी और का कब्जा होगा तो वो तुम्हें कभी ऐसी खुशी नहीं दे सकेंगे जिस खुशी की एक लड़की हकदार होती है। आज शायद तुम्हें मेरी ये बातें समझ ना आए, लेकिन एक दिन जरूर समझोगी। वो उसे नरमी से समझाता। इस वक्त अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। समझती हूँ, और तुम भी जानते हो कि मैं जोर जबरदस्ती के रिश्तों की कायल नहीं हूँ। वो नम आंखों समेत दर्द भरी मुस्कान से कहती, वक्त और जगह का तयन करती, खुद को कंपोज करने लगी। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है, आज तुम्हें बहुत सारी शॉपिंग करवाऊंगा। चुड़ैल, वो आखिर में उसके सर पर चिप्त रसीद करते गाड़ी की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे चल दी। ये आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे कुछ होने वाला हो? क्यों दिल बार बार किसी अनहोनी का एहसास दिला रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझसे कुछ छीनने वाला हो। ये अंदर इतनी घुटन क्यों है? वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती खुद कलामी कर रही थी। रिचा मेरी जान, ये क्या खुद से बुड़बुड़ा रही हो? सिलिकान जो उसके रूम में आई थी उसकी बुड़बुड़ाहट सुनती हैरत से बोली, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ अब कैसी तबीयत है? वो खुद को कंपोज करते बमुश्किल बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं लग रही। वो उसका चेहरा देख फिक्रमंदी से कहने लगी, मैं ठीक हूँ सली। वो चलती हुई उस तक आई। पक्का ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? उसने जैसे तसल्ली करना चाही। हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ चलो अब नाश्ता करते हैं। डैड और अरहम नीचे वेट कर रहे होंगे। वो मुतमईन तो ना हुई, लेकिन उसकी बात पे हामी भरती उसके साथ कमरे से निकलती चली गई। अब कहिए क्या कह रहे थे आप मेरी माँ के बारे में? वो ठंडे ठार लहजे में आगा जान से मुखातिब हुआ। रुबास सैदी, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारी माँ ने हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी, जिसकी दास्तान वहां हमारे पूरे गांव में रकम है। उसने सब कुछ तबाह कर दिया और तुम इस घटिया फाहिश औरत आगा जान। उनकी बात काटते वो पूरी कुव्वत से धाड़ा। अगर अब मेरी माँ के बारे में आपने एक लफ्ज भी कहा तो या तो मैं रहूंगा या आप। वो उंगली उठाकर वॉर्न करता सुर्खी माइल आंखों में कर्ब लिए सबको हैरान छोड़ता वहां से निकलता चला गया। रुबास, मेरी बात सुनो। अर्जाल जो उसकी दिली कैफियत से बखूबी वाकिफ था, उसके पीछे लपका जो गुस्से से मुठ्ठियां भींचे लंबे लंबे डग भरता लाउंज से निकलता चला गया था। जरगम, बस बहुत हुआ, अब हमसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो आज भी इस औरत को नहीं भूला। मुझे उसका ये अंदाज एक आंख नहीं भाता। तुमने देखा, उसे बड़ों का कोई लिहाज नहीं, हद दर्जा खुदसर है। और क्यों नहीं होगा? आखिर को उसकी रगों में उस घटिया औरत का खून दौड़ रहा है। आगा जान जब बोलने पर आए तो सारी हदें पार कर गए। बस आगा जान, बस बहुत हो गया। आप ये मत भूलिए कि उसकी रगों में मेरा खून भी दौड़ रहा है। आपको उसकी बदतमीजी, उसकी संगदिली दिखाई देती है। अफसोस, सद अफसोस, लेकिन मेरे बच्चे की आंखों में दर्द क्यों नहीं दिखता? क्यों उसकी तड़प नजर नहीं आती? बीजान, आपने तो उसे अपने हाथों में पाला है ना, तो आप उसकी तकलीफ क्यों नहीं देख पाई? पहले आप उसे शादी के लिए मजबूर करते रहे, लेकिन जब उसने इनकार किया तब वो आपकी नजर में बुरा बन गया। ये उसकी जिंदगी है, उसे भी खुश रहने का हक है। तो फिर आपने हर बार जानबूझकर उसकी माँ का जिक्र किया ताकि उसे तकलीफ हो। आपने मेरे बच्चे से हमेशा नफरत की। अर्जाल अगर देर से घर आए तो काम की मजबूरी, वो आए तो आवारा गर्दी। अगर अर्जाल लेट उठे तो आपका कहना होता है कि रात को देर से सोया होगा, इसलिए सोने दो। और अगर रुबास लेट उठे तो गैर जिम्मेदार। उनकी आवाज में दर्द कर्ब शामिल था। पास खड़ी बीजान और आलियाना बेगम दम साधे इन्हें सुन रही थी, क्योंकि इनमें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जरगम, तुम हद से बढ़ रहे हो। उनकी चिंगारती आवाज लाउंज में गूंजी। आगा जान, मैं तो हद में ही था, लेकिन आपने हद में नहीं रहने दिया। मैं पूछता हूँ, मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था कि वो उस औरत की औलाद है? आपने बचपन से लेकर आज तक इसमें और बाकी तीनों बच्चों में फर्क किया। वो आपके प्यार की एक नजर के लिए तरसता, लेकिन आप उसे नजरअंदाज करते, क्योंकि वो उस औरत का बेटा था ना जिससे आप नफरत करते थे। मेरे बच्चे ने क्या कुछ नहीं सहा? आपने कभी लाड किया नहीं ना? और आलियाना बेगम, आप जानती हैं वो आपको माँ क्यों नहीं मानता।
کیونکہ آپ نے اسے کبھی بیٹا ہی نہیں سمجھا. جس طرح آپ سب کے سامنے بناوٹی محبت اس پر لوٹاتی ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے. وہ تلخی سے کہتے سب کو پتھر کا کر گئے. آغا جان ایک اور بات، روپاس جس بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا کوئی اور اس کا ساتھ دے نہ دے لیکن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. وہ اٹل لہجے میں کہتے سب پر کڑی نظر ڈالتے تیزی سے وہاں سے چلے گئے تھے. روباس رکو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ جو پیدل ہی روڈ پر نکل آیا تھا ارزال کی پکار پہ تیز روی سے چلتا جا رہا تھا. روباس وہ اس کے پیچھے لپکتا اس تک پہنچا اور اسے مضبوطی سے بازو سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا. وہ بھی خاموشی سے اس کے گرد بازو حمائل کرتا کچھ پل تک اپنے عزیز از جان بھائی کی خوشبو محسوس کرتا رہا جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جو اس کی درد کا ساتھی تھا. ٹھیک ہو نا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے پوچھا. ہاں ٹھیک ہوں. وہ اس سے الگ ہوتا خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگا. میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا. وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے بولا. جانتا ہوں ایک تم ہی تو ہو جو مجھے سمجھتے ہو ارسال. میرا دل کرتا ہے کہ میں اس زاویار شاہ کی جان لے لوں جس کی وجہ سے میری ماں پہ الزامات لگائے گئے، جس کی وجہ سے ان کا کردار داغدار ہو گیا. سب کریں گے، بس ایک دفعہ تم سلکان سے شادی کر لو، پھر دیکھنا زاویار شاہ کو پل پل تڑپائیں گے. وہ کسد سے بولا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا. اچھا مجھے اب جانا ہوگا، تمہاری بھابھی میرا ویٹ کر رہی ہوں گی. وہ کچھ یاد آنے پر شرارت سے آنکھ ونک کرتے بولا اور دونوں گھر کی جانب بڑھے. چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور زیادہ سوچنا مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا. وہ دونوں اب چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور ارزال اسے اپنا خیال رکھنے کا کہتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا. بڑے صاحب جی، کوئی صاحب آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، آپ کی اجازت ہو تو اندر بھیج دوں. وہ لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے کے ساتھ کچھ گپیوں میں مصروف تھے جب ایک ملازم نے آ کر مطلع کیا. اس وقت کون آ گیا؟ انہوں نے خود کلامی کی. اچھا جو بھی ہے بھیج دو. وہ ملازم سے کہتے کچھ سوچتے اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ آملیٹ کا نوالا منہ میں ڈالتی ریجا کے گلے میں جیسے پھانس آ گئی ہو. وہ زور زور سے کھانسنے لگی. ریجا ریجا کیا ہو گیا؟ یہ لو پانی پیو. پاس بیٹھی سلکان نے جلدی سے گلاس میں پانی اڈیل کر اس کی طرف بڑھایا جیسے وہ گٹاگٹ پی گئی، جبکہ اسے کھانستے دیکھ ابتحاج صاحب جو ابھی تک یہیں رکے فکر مندی سے ریجا کی طرف دیکھ رہے تھے. ریجا آپ ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے استفسار کیا. السلام علیکم. اس سے پہلے ریجا کچھ بولتی کہ کسی کی مردانہ آواز پر سب کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی جانب اٹھیں. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کیسے آنا ہوا؟ ابتحاج زیدی کچھ الجھے ہوئے سے اس کی جانب بڑھے جبکہ وہ بے تکلفی سے چلتا آ کر سنگل کاؤچ پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے براجمان ہو چکا تھا جیسے یہ اسی کا گھر ہو. اس کی حرکت پر سب حیرت سے کھڑے ہوئے. مسٹر زیدی بیٹھیے، کیونکہ میں اطمینان سے کی گئی بات مکمل ہوتی ہے اور آج میں ہر چیز پر اور ہر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. آج کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا. اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس پہ ایک پل کو سب کی نگاہیں اس کے چہرے پہ جا ٹکیں. یا اللہ مجھے پلیز بچا لیجیے، کہیں یہ پاپا سے یہ نہ کہہ دے کہ میں نے اسے یہاں آنے کو کہا تھا. ریجا نے تھوک نکلتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا. ارے آپ خاموش کیوں کھڑے ہیں؟ بیٹھیے بیٹھیے، آپ ہی کا گھر ہے. وہ بھرپور مسکراہٹ سمیت بولا. جی کہیے. وہ دوسرے کاؤچ پر بیٹھتے روبدار آواز میں بولے. میرے خیال سے کچھ باتیں تنہائی میں کرنا ہی مناسب رہتا ہے. وہ ریچا کی چانے مینی خیز نظروں سے دیکھتے بولا. اس کے دیکھنے پہ وہ نظریں جھکا گئی. اور ہم بہنوں کو اندر لے کر جاؤ. ابتحاج زیدی کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ تینوں فوراً اوپر کی جانب بڑھ گئے. اب وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے. ابتحاج زیدی سوالیہ نظریں اس پر ٹکائے ہوئے تھے جبکہ وہ اپنے ہاتھ میں موجود سمارٹ فون گھماتا بے تاثر نظروں سے دیکھ رہا تھا. کہیے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اپنا لہجہ و مشکل عام رکھتے ہوئے بولے. میرا نام ارزال زیدی ہے. اس کے تعارف پر ایک پل کو وہ ساخت رہ گئے. ارزال زیدی. ان کی زبان سے آہستگی سے یہ الفاظ ادا ہوئے. جی ارزال زیدی. وہ بھرپور مسکراہٹ سمیت کہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کسی الگ ہی تاثر کی زد میں تھیں جو ابتحاج زیدی سمجھنے سے قاصر ہی تھے. خیر یہ تو میرا نام ہے. اب باری ہے میری پہچان کی. میں ایک بزنس مین ہوں لیکن گھما پھرا کر باتیں کرنے کا ہرگز عادی نہیں، اس لیے واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی ریجا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ اطمینان سے کہتا انہیں ششدر کر گیا. واٹ؟ تم ہو کون اور یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اس کی بات پر ہتے سے اکھڑتے اپنی نشست سے اٹھ کھڑے ہوئے. اور آپ سے تم تک کا سفر بآسانی طے کر لیا. میں نے ابھی بتایا تو ہے کہ میرا نام ارزال زیدی ہے لیکن شاید آپ کم سنتے ہیں. وہ ڈھٹائی سے کہتا ان کے مقابل آن کھڑا ہوا. سوٹڈ بوٹڈ سا وہ کسی کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن اس کے مقابل ابتحاج زیدی تھے جو انسان کو اس کے نام یا مرتبے سے نہیں بلکہ اس کی گفتگو سے پرکھتے تھے. تم جو کوئی بھی ہو مجھے تمہیں جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں، اس لیے بہتر ہوگا فوراً یہاں سے چلے جاؤ. وہ اسے ناگواری سے کہتے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. اوہ ریئلی؟ اور آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں یعنی ارزال زیدی یہاں سے چپ چاپ چلا جائے گا؟ میں یہاں شرافت سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں اور جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے میں یہاں سے ایک انچ بھی نہیں ہلوں گا. اس کی ہٹ دھرمی پہ ان کے چہرے پہ ناگواری پھیلتی گئی.
जब मैंने एक दफ़ा कह दिया कि यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे ना तो तुम में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे प्रपोजल में, वो गुस्से से मुड़ते उसकी उंगली से करने लगे जिस पर वो बज़ाहिर इत्मीनान से खड़ा था। देखिए अंकल, मैं तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो बेहतर होगा कि आप भी इसी का मुजाहरा करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, अपने यहाँ आने का मकसद बता चुका हूँ और मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं, इसलिए शराफत से हाँ कर दीजिए। वो बदमिजाजी पे उतर आया और इससे पहले कि वो कुछ और भी कहता, चटाक की गूंज के साथ लाउंज में स्कूट छा गया। पहले तो मैं शराफत से ही बात कर रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि तुम एक रईस बाप के बिगड़े हुए सपूत हो जिसे बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं। अपनी औकात में रहो, मेरे ही घर में खड़े होकर तुम मुझ पर ही हुक्म सादिर कर रहे हो। अब दफा हो यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए। वो जो अपने गाल पर हाथ रखे शजदर सा खड़ा इन्हें देख रहा था, उनकी धमकी पर अपने दांतों की नुमाइश करने लगा। ओह, आप मुझे रोकेंगे? आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपकी बेटी को मेरा होने से नहीं रोक सकती। मैं यहाँ इज्जत से उसका हाथ मांगने आया था, लेकिन अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिजा इब्तिहाज जैदी को मैं रिजा अरजाल जैदी बनाकर रहूंगा। आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। उन्हें खुल्लम खुला चैलेंज करता उन पे एक नागवार नजर डालता वहां से निकलता चला गया, जबकि इब्तिहाज जैदी वहीं सर थाम कर बैठ गए। डैड, क्या हुआ? मिस्टर अरजाल जैदी चले गए? अरहम जो नीचे आ रहा था उन्हें सर थामे देख उनकी तरफ लपका। हाँ, चला गया, लेकिन उसने जब मुझे अपना नाम बताया तब तुम तो यहाँ नहीं थे, फिर तुम्हें उसका नाम कैसे पता चला? वो उसके इस्तफसार पर खासे हैरान थे। डैड, ये वही लड़का है जिसने उस रात रेस्टोरेंट में रिजा की जान बचाई थी। मैं तब आपको बताने वाला था, बट आपने हमें ऊपर भेज दिया। और हमने उनके पास बैठते हुए आम से लहजे में कहा, जबकि उसकी बात पर उनकी पेशानी पर बल नमूदार हुए। व्हाट? वो अपनी नशत से उठ खड़े हुए। जी डैड, बट हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो उनके चेहरे पर परेशानी देख पूछने लगा। वो लड़का रिजा का हाथ मांगने आया था और जब मैंने इनकार किया तो मुझे चैलेंज करके गया कि 24 घंटे के अंदर रिजा से शादी करेगा। वो परेशानी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में बोले, व्हाट? डैड, आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बुलाया? मैं इसका मुंह तोड़ देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करने की? अगर रिश्ता ही करना चाहता है तो अपनी फैमिली को भेजता, बट उसने लिमिट क्रॉस कर दी। मैं अभी इसके पीछे जाता हूँ, इसे छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से से आग बगुला होता इससे पहले के बाहर की जानिब रुख करता। इब्तिहाज जैदी ने उसका बाजू थाम कर रोक लिया। नहीं अरहम, तुम कोई इंतहाई कदम नहीं उठाओगे, तुम्हें मेरी कसम। हम रिजा की सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड हायर कर लेते हैं। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। वो बात को तूल नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक हल निकाला। डैड, आपकी कसम, ने मुझे रोक दिया है, ये आपने अच्छा नहीं किया। वो गुस्से और नाराजगी से तनफन करता तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो पीछे उसे पुकारते ही रह गए। रुबास, हमारा प्लान काम कर गया, अब प्लान बी पे काम करने का वक्त आ चुका है। वो गैरेज में गाड़ी रोकता उससे उतरा और जरा फासले पे लॉन में मौजूद चेयर पर जो रुबास विराजमान था उसके मुकाबिल बैठते हुए कुछ जताते लहजे में बोला, वेरी गुड, मतलब अब असली खेल की बारी आ चुकी है। वो जहरीली मुस्कुराहट समेत कहता फौरन उठ खड़ा हुआ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे अंदर की तरफ बढ़ते देख अरसाल ने इस्तफसार किया। मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करो, बस प्लान बी की तैयारी शुरू कर दो। अब आगा जान को भी तो शौक देने का हमारा कुछ हक बनता है ना। आखिरकार हम उनके पोते हैं। उसकी मुस्कुराहट नफरत और जिद, जुनून और ना जाने ऐसे कितने तासुर थे जो अरसाल बखूबी समझता था। ओके। वो उसे थम अप करता अंदर की जानिब बढ़ गया, जबकि वो चेयर से टिक लगाते किसी को कॉल मिला चुका था। हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होगी, और अपने फादर से मेरी तारीफ सुनकर तो और भी खैरियत से होगी। खैर, हमारे निकाह के लिए तुम्हारे लिए किसी तरह का ड्रेस लो, क्योंकि मुझे लड़कियों की चॉइस का कोई अंदाज़ा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाद में तुम्हें कहीं मेरी खरीदी हुई ड्रेसेस पसंद ना आए तो। वो दूसरी जानिब से कॉल पिक होते साथ ही नॉन स्टॉप बोलता ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके माँ बहन बहुत जान पहचान हो, जबकि दूसरी जानिब मनूस खामोशी महसूस करते उसने फ़ोन को कान से हटाकर घूरा। कुछ बोलोगी मिस एटीट्यूड? वो दोबारा फ़ोन कान से लगाते अपनी बात जारी रखते हुए बोला, तुम खुद को समझते क्या हो अरसाल जैदी? मेरे डैड ने अगर तुम्हें इनकार कर दिया तो तुम इन ओछी हरकतों पर उतर आओगे। तुमने उन्हें चैलेंज किया है, किस कदर बेशर्म और घटिया इंसान हो। मेरे ही घर में आकर तुमने मेरे ही डैड को धमकी दी, शर्म से डूब मरो। वो निहायत तैश के आलम में जो मुंह में आया बोलती ही चली गई। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम आगे से बकवास किए जा रही हो। आइंदा मेरे साथ इस लहजे में बात की तो तुम्हारी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा, समझी? वो गुस्सीली आवाज में कहता ही खटाक से कॉल डिस्कनेक्ट कर गया, जबकि जो दूसरी जानिब रिजा जो उसकी बातों से डर रही थी उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करने पर सर्द आह भर कर रह गई। क्या वो वाकई मुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे डैड बहुत बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, वो मुझे इस घटिया शख्स से महफूज रखेंगे। वो दिल में खुद को तसल्ली दे रही थी, जबकि कहीं ना कहीं उसका डर भी मौजूद था।
रिजा तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। वैसे भी धमकियां देने वाले बहुत होते हैं और ऐसे लोग जो कुछ कर नहीं सकते वही खोखली धमकियां भी देते हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। वो लड़का कुछ नहीं करेगा और फिर हम सब तो है ना। श्रीकांत जो उसके रूम में ही मौजूद दोनों काउच पर बैठी थी, रिजा को परेशान देख उसे दिलासा देने लगी। आई होप जो तुम कह रही हो वैसा ही हो। और हम कब तक यूं डरते रहेंगे, कभी ना कभी तो अपने लिए आवाज उठानी होगी। मैं ऐसे हिम्मत नहीं हारूंगी। उसने हमें डराया और हम डर गए। हमें डराना ही उसका मकसद था, जिसमें वो कामयाब हो गया। वो तवातर से बहते आंसू बेदर्दी से हाथ की पूंछ से रगड़ती निडर अंदाज में बोली थी। ये हुई ना बात, अब अपनी इस हिम्मत का दामन कभी मत छोड़ना, चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे जो हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, किसी की मर्जी के आगे झुक जाना गुलामी है, और गुलामी इंसान की हार की पहली सीढ़ी है। और जब पहली सीढ़ी पर आ जाए तो बाकी सीढ़ियां खुद ही अबूर कर जाता है। इसलिए तुम पहली सीढ़ी तक खुद को मत आने देना। वादा करो तुम हार नहीं मानोगी, वादा करो मुझसे। वो उसके आगे हथेली फैलाती उससे वादा ले रही थी। वादा करती हूँ कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं किसी की मर्जी के आगे कभी घुटने नहीं टेकूंगी। वो उसकी हथेली पर हाथ रखते पुरअज़म लहजे में बोली। मेरा इंतकाम तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले जाएगा। अब मेरी बेहद नफरत तुम्हारे जिंदा वजूद को खाक करेगी। मेरा इंतकाम तुम्हारी सांसें छीन लेगा, जैसे तुम्हारे बाप ने मेरी माँ को बर्बाद किया था। मैं भी तुम्हारे जरिए तुम्हारे बाप को बर्बाद करूंगा। अब शुरू होगी मेरी बेहद नफरत की दास्तान, जिसे मैं तुम्हारे खून की स्याही से लिखूंगा। वो एक अंधेरे कमरे में चेयर से टेक लगाए बैठा था, जिसमें छोटी सी लाइट की मध्यम रोशनी में बड़ा सा वॉल बोर्ड तस्वीरों से भरा हुआ था। वो अचानक चेयर से उठता, दरमियान में मौजूद एक तस्वीर पर क्रॉस मार्क का निशान लगाता नफरत से इस तस्वीर में मौजूद शख्स की तरफ देखने लगा। सिलिकॉन बेबी, रोबास सैदी इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं लेगा, क्योंकि अभी तो खेल शुरू हुआ है, जो बहुत आगे जाएगा। वो होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए बोला, और फिर कुछ पलों बाद इस कमरे से निकलते हैं चला गया और बाहर से दरवाजा लॉक करता, चाबी जेब में डालता, खामोशी से अपने कमरे की जाने बढ़ गया। अमल, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? वो जो अपने ध्यान में रूम की तरफ बढ़ रहा था, अमल से जबरदस्त तसादम होने पर कुछ तीखी आवाज में बोला। वो मैं आपके पास ही आ रही थी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली। अच्छा, और वो क्यों? उसने अब्रू झुकाया। क्योंकि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, वो बालों की लट कान के पीछे उड़सते हुए झिझक कर कहने लगी। हाँ बोलो, क्या बात है, सुन रहा हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए नॉर्मल अंदाज में बोला। क्या आपके रूम में चलकर बात कर सकते हैं? वो हिचकिचाई। ओके चलो। वो शाने उचकाता अपने रूम की तरफ बढ़ा तो वो भी उसके पीछे चल दी। हाँ अब कहो, क्या बात है? वो रूम में आकर काउच पर दोनों टांगे फैलाकर विराजमान हुआ और पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगा। क्या हुआ गुड़िया? कहो क्या बात है, खामोश क्यों खड़ी हो? वो जो उसके सामने खड़ी उंगलियां झुटका रही थी, उसकी आवाज पर हड़बड़ाकर उसकी जानिब देखा, जहां वो अपनी सवालिया नजरें उसी पर टिकाए हुए था। अल्लाह ताला इन्हें हमारे नसीब में नहीं लिखते जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम अपने हमसफर के रूप में देखना चाहते हैं, बल्कि वो उन्हें हमारे हिस्से में लिखते हैं जो हमारे हक में बेहतर होते हैं। उसने कुछ बोलने के लिए लबवाह किए ही थे कि मुर्तसिम की आवाज उसके समातों में गूंजी, तो उसके अल्फाज वहीं दम तोड़ गए। नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं, गुड नाइट। रुको, वो जो अटकते लहजे में कहती अब वहां से भागने के से अंदाज में रूम से निकल रही थी। उसकी पुकार पर दहलीज पर ही कदम जमकर रह गए। मैं जानता हूं तुम कोई बात करने आई थी। चलो शाबाश, बताओ क्या बात है गुड़िया? वो अपनी जगह से उठता, सिगरेट वहीं टेबल पर रखता, उसकी जानिब चलता हुआ आया और उसे शानों से थामते हुए उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा, जहां उसकी आंखों से दो मोती टूटकर रुबास के हाथ पे गिरे थे। गुड़िया, डोंट क्राई, बात करो मुझसे, बताओ क्या बात है? अपने भाई को नहीं बताओगी? वो उसके आंसू अपने पूरों से चुनता हुआ लाड से बोला। नहीं हूं मैं आपकी कोई गुड़िया, और ना ही आपको भाई मानती हूँ। वो यकायक उस पर फट पड़ी। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रही हो? तुम्हें गुड़िया ना कहूं तो और क्या कहूं? उसके शानों से हाथ हटाते वो पेशानी पर बल डाले बोला। मेरा नाम अमल है, अमल कह लें, बट मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ। वो सुर्ख आंखों में डोरे लिए शिद्दत गम से कहने लगी। और क्यों तुम्हें गुड़िया ना कहूं? मैं वजह जानना चाहता हूँ। वो गुस्से से मुठ्ठियां भेजते हुए बोला। क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। सुना आपने, बहुत मोहब्बत करती हूँ। रुबास, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ आपको सोचा है, आपको चाहा है, आपको पाने की आरजू की है। वो आगे बढ़ती हुई उसके सीने से आ लगी, जबकि इस इंकशाफ पर रुबास जैदी बुत बना खड़ा था। उसकी समातों में अमल का इजहार मोहब्बत गूंज रहा था, जिसे वो बहन मानता था। वो उसके बारे में सब सोचे बैठी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। अमल, तुम मजाक कर रही हो ना? उसे खुद से दूर करता आंखों में हैरत लिए बोला, क्योंकि उसके लिए ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। ये सच है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो तवातर से बहते अश्कों समेत, कपकपाते लबों और धुंधलाई आंखों समेत बोली। लेकिन मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, फिर हमारे दरमियान ये मोहब्बत कहाँ से आ गई? वो पूरी कुव्वत से चीखते हुए कहता, उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया। आपने मुझसे शादी करने से इनकार किया, मेरा दिल टूटकर चिकना चूर हो गया। लेकिन जब ये पता चला कि आपने किसी और की वजह से मुझसे शादी करने से इनकार किया,
तब दिल के साथ मेरा वजूद भी रेजा रेजा होकर बिखर गया। मैंने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आपने सारी उम्मीदों को की मेरे दिल में कब्र बना दी। अब मैं कहाँ जाऊं, कैसे अपने इस बिखरे वजूद की किरचियां समेटूं, बताएं मुझे कॉलर से पकड़कर गिड़गिड़ाने के से अंदाज में धाड़ी। अमल, मेरी बात सुनो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो उसकी हालत देख नरमी से समझाने लगा, जबकि वो अभी भी उसकी हैरत कम नहीं हो रही थी, लेकिन वो बज़ाहिर नॉर्मल ही रहा। तो फिर किससे मोहब्बत करते हैं? वो बेसाख्ता कहते उसे शिश्तर कर गई थी, मैं सिलिकॉन से। कुछ पलों बाद उसकी जुबान से बेसाख्ता ये अधूरे अल्फाज अदा हुए, नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, मुझे बस अपने इंतकाम लेना है। उसने दिल में खुद को यकीन दिलाया। सिलिकॉन? ओ, तो ये लड़की मेरी खुशियों की कातिल है। रुबास, वो टूटे हुए लहजे में कहती दर्द भरी हंसी हंसने लगी, जिसे देख रुबास को उस पर तरस आया, लेकिन वो उसे दिलासा देकर कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए खामोशी से लब भींच कर रह गया और उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। तुम जाओ, वो उसे बाजू से थामकर रूम से निकालता उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर गया। इस वक्त उसके दिमाग की नसें फटने के करीब थी। वो इस कड़वी सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहता था, लेकिन ये भी नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर इस वक्त एक जंग चल रही थी। मैंने सिलकान का नाम क्यों लिया? नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत नहीं, मैं उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। वो अचानक ही जुनूनी अंदाज में ड्रेसिंग मिरर तोड़ते धाड़ा। क्या हुआ? किसको यकीन दिला रहे हो? वो जो सब कुछ तहस नहस कर रहा था, अचानक उसका जमीर उसके रूबरू आन खड़ा हुआ। मैं रुबास ज़ैदी हूँ, और मैं कभी भी कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़ता। वो अपने ज़मीर की तरफ देखते हुए बोला, तुम कमज़ोर पड़ चुके हो, और तुम्हें खुद अंदाज़ा नहीं कि तुम्हारा ये दिल तुम्हारा रहा ही नहीं। एक बार फिर अपने ज़मीर की आवाज़ उसे साख्त कर गई थी, जिस पर वो चंद पल को बोल भी ना सका। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, सुना तुमने? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। वो अपनी कैफियत से अनजान खुद को झिड़क रहा था। मैं सब कुछ भूल कर सिर्फ एक चीज़ याद रखूंगा, मेरा इंतकाम, सिर्फ इंतकाम। और वो छटाक भर की लड़की मुझे कमज़ोर नहीं कर पाएगी। वो दिल में पुरअज़म सा कहता, आखिर में सिगरेट मुंह को लगाता, लाल अंगारा आंखों समेत नीचे फर्श पर बैठता, दीवार से सर टिकाए अमल के बारे में सोचने लगा, जो आज उसे इतना बड़ा शौक देकर गई थी। रिजा बेटा, आज आपके साथ आपका भी यूनी जाएगा। आज से आप जहाँ जहाँ जाएंगे ये आपके साथ रहेगा। वो जो यूनी के लिए निकल रही थी, उनकी बात पर उसके चलते कदम रुक गए। जी ठीक है डैड। वो बिना चूं चुरा किए उनकी बात मान गई, क्योंकि वो अपने लिए उनकी फिक्र से बाखूबी वाकिफ थी। जाओ जहान, उसका बॉडीगार्ड जो उनके सामने सर झुकाए खड़ा था, उसे हुक्म सादिर किया, जिस पर वो सरखम करते उसके पीछे चल दिया। डैड, सिलिकॉन जो आज नासाज तबीयत के सबब यूनी नहीं गई थी, वो जीने उतरते हुए उन तक आई, और जो लांच में बैठे अखबार का मुताला कर रहे थे। जी प्रिंसेस, आप उठ गई, और आप नीचे क्यों आई? आपको आराम की ज़रूरत है। वो उसकी आंखों में बदले बदले से तासुर देखकर हैरान हुए। मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा तासरात लिए उनके मुकाबिल रखे काउच पर आ बैठी। जी प्रिंसेस, कहो क्या बात है? वो उसकी जानिब तवज्जो मरकूज करते हुए बोले। फारिस पाकिस्तान में है, उसने हिम्मत मुजतमा करते हुए कहा। व्हाट? बट वो यहाँ कैसे आ गया? वो अपनी जगह से उछलते हुए मुट्ठियां भींच गए। आप परेशान मत हो, नफरत और जुनून में से जब किसी एक को चुनना पड़े तो नफरत हर शय पर भारी पड़ती है। नफरत जिंदगी है और जुनून मौत का रास्ता है, और मैंने नफरत चुनी है, जुनून को हरा दिया है। उस पाट चेहरे समेत कहती आखिर में बेदिली से मुस्कुरा दी। प्रिंसेस, ऐसी बातें मत किया करो, मुझे कभी कभी तुम्हारी बातों से खौफ आता है। वो तड़प कर उसकी जानिब बढ़ते हुए बोले। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं कि कोई उसे तोड़ सके। वो उनके शाने पे सर टिकाती आंखें मूंद गई, जबकि अपने अंदर चल रही जंग से तो सिर्फ वही वाकिफ थी। फारिस शाह, सिलिकॉन की नफरत तुम्हें तोड़ देगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने मुझे तोड़ा। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने मुझे मोहब्बत से तोड़ा था और मैं तुम्हें नफरत से तोड़ूंगी। वो दिल में फारिस शाह से मुखातिब थी। क्या हुआ ड्राइवर? रिजा जो गाड़ी में बैठी यूनी के लिए रवाना थी, अचानक एक झटके से गाड़ी रुक जाने पर फिक्रमंदी से इस्तफसार करने लगी। पता नहीं मैडम जी, आप परेशान मत हो, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा वाह करते बाहर आया और गाड़ी चेक करने लगा, जबकि अगली निशस्त पर विराजमान रिजा का बॉडीगार्ड अपने फोन पर आने वाली कोई जरूरी कॉल सुनने लगा। हेलो, क्या कहा? यहाँ आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका बॉडीगार्ड नेटवर्क की कमी के बायस कुछ परेशान सा लग रहा था। सुनो, एक काम करो, तुम बाहर जाकर बात कर लो, शायद बाहर नेटवर्क होगा। रिजा ने उसे मशवरा दिया, जिस पर वो नाना करने लगा, क्योंकि उसे इत्तेहाद ज़्यादा सख्ती से कहा था कि रिजा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना, जिस वजह से वो गाड़ी से नहीं उतर रहा था। देखो तुम जाओ, मैं ठीक हूँ और यहाँ ड्राइवर भी है, तुम कॉल सुनकर जल्दी वापस आ जाना। उसके जोर देने पर वो सर हिलाता गाड़ी से निकला और कुछ दूर जहाँ थोड़ा नेटवर्क आ रहा था वहां खड़ा कॉल सुनने लगा, जबकि ड्राइवर गाड़ी को चेक करने में उलझा हुआ था और वो पिछली सीट पर विराजमान अपने मोबाइल में मसरूफ थी, जबकि अरहम इब्तहाज जैदी के किसी काम से आज सुबह से आउट ऑफ सिटी था।
वरना वो रिचा को कभी अकेले ना जाने देता। सिलिकॉन भी उसके साथ आना चाहती थी, लेकिन उसकी तबीयत को मद्देनजर रखते हुए रिचा ने उसे सख्ती से आराम करने की ताकीद की और खुद ड्राइवर और अपने बॉडीगार्ड की हमरा यूनि के लिए निकली। अभी वो अपने मोबाइल में ही मसरूफ थी जब उसकी साइड का दरवाजा, जो बदकिस्मती से अनलॉक था, जिसे खोलते कोई नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। वो क्लोरोफार्म लगा रुमाल उसके मुंह पर रखता उसे बेहोश कर चुका था। ए कौन हो तुम? जब ड्राइवर की नजर उस जानिब उठी, वो घबराहट से चीखा। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, पीछे से किसी ने क्लोरोफार्म सुंघाकर उसे भी बेहोश कर दिया। जबकि वहां दूर खड़ा बॉडीगार्ड, जो ये सारी सूरत हाल मुलाहिजा कर रहा था, वो तेजी से भागता हुआ इस तरफ आया। छोड़ो मैडम को, कौन हो तुम लोग? वो दो नकाबपोशों को देख और आया। देखो, तुम जो कोई भी हो, खामोशी से यहाँ से निकल जाओ, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। एक नकाबपोश उसकी तरफ उंगली उठाकर मौन करते बोला, जबकि दूसरा नकाबपोश इतनी देर में रिचा के बेहोश वजूद को बाजुओं में उठाए जरा फासले पर खड़ी अपनी गाड़ी में डाल चुका था। मैं नहीं जाऊंगा और तुम हमारी मैडम को ऐसे नहीं ले जा सकते। वो सरहद से आगे बढ़ा जब मुकाबिल के एक मुक्के से ही जमीन पर ढेर हुआ करा रहा था, अपना ख्याल रखना और इब्तिहाज ज़ायदी को कहना कि उनकी बेटी जहां भी रहेगी बिल्कुल ठीक रहेगी। वो नीचे जमीन पर बैठता, अपना मास्क उतारता, उसे मुस्कुराती नजरों से देख एक रस्सी लिए जबरदस्ती उसके हाथ पीछे की तरफ ले जाकर बांध उठा और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। फिर कुछ ही सेकंड्स में गाड़ी धूल उड़ाती उसकी नजरों से ओझल हो गई। जबकि वो अपने बंधे हाथ खोलने की कोशिश में हलकान हो रहा था। अब तो उसे ये डर था कि इब्तिहाज ज़ैदी को क्या जवाब देगा। इब्तिहाज ज़ैदी बहुत बड़े आदमी हैं और आज उनकी बेटी मेरी वजह से किडनैप हुई। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो मेरा क्या होगा? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किधर जाएंगे? वो अपने बारे में सोचने लगा, जबकि रिचा की उसे कोई इतनी खास फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपनी नौकरी से गर्ज थी और अपनी जिंदगी प्यारी थी। खैर जो भी है, मुझे इन्हें इतला तो देनी ही पड़ेगी कि मैडम किडनैप हो गई हैं। वो जो कब से अपने हाथ खींच रहा था, आखिरकार रस्सी खोलने में कामयाब हुआ और पॉकेट से मोबाइल निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन मोबाइल नेदारद, क्योंकि वो नकाबपोश उसकी पॉकेट से फोन निकालकर साथ ले गया था। शायद उसका यही मकसद था कि वो किसी से राब्ता ना कर सके। अरे मेरा फोन कहाँ गया? लगता है वो नकाबपोश ले गया। अब मैं क्या करूं? उस ड्राइवर को भी घर ले कर जाना है। वो इस सुनसान रोड से उठा और जमीन बोस हुए ड्राइवर को उठाकर गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट संभालता घर की जानिब रवाना हुआ। अब जो भी हो देखा जाएगा, लेकिन इब्तिहाज साहब का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो ड्राइव करते दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था। वो दोनों जो लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे, इन दोनों को सर झुकाए लाउंज में दाखिल होते देख चौंके। क्या हुआ? तुम दोनों वापस क्यों आ गए? और रिजा कहाँ है? इब्तिहाज साहब अपनी निशस्त से उठते उन तक आए। वो सर, मैडम को किसी ने किडनैप कर लिया है। बॉडीगार्ड ने बिना किसी लगी लिपटी के साफ गोई का मुजाहरा किया। व्हाट? रिचा को किसने किडनैप किया? बताओ। और तुम्हें मैंने उसकी सिक्योरिटी के लिए रखा था, और तुम क्या कर रहे थे? वो एकदम उस पर बरस पड़े। सर मैं जस्ट शट योर माउथ। वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए धाड़े। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने किडनैपर का चेहरा देखा? वो उसे घुरते हुए बोले। डैड आप फिक्र मत करें, मैं ठीक वो ठीक होगी। मैं अरहम को कॉल करती हूँ। सिलिकॉन इस सिचुएशन में भी कमजोर नहीं पड़ी थी। उसे बोलो फौरन वापस आए। और अब तुम मेरी बात का जवाब दो, खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुमने किडनैपर का चेहरा देखा? उसे कॉलर से पकड़े वो गुर्राए। नहीं सर, वो दो नकाबपोश थे, जिनमें से एक ने जबरदस्ती मेरे हाथ बांध दिए, जिस वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। वो अपनी सफाई में बोला। यू आर फायर। अब जो करना है हम कर लेंगे, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरी बेटी की हिफाजत तक नहीं कर सके। वो हलक के बल चिल्लाए, जिस पर वो बोतल के जिन की तरह उनकी नजरों से ओझल हो गया। डैड मैं अरहम को कब से कॉल कर रही हूँ, बट वो उठा नहीं रहा। सिलिकॉन के चेहरे पर अब फिक्रमंदी के आसार नुमाया थे। ठीक है, तुम उसे कॉल ट्राई करते रहो, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। और हाँ, मैं तुम्हें अगर रिजा की कोई कॉल आए तो मुझे लाजमी बताना। मैं जानता हूँ वो हमसे राब्ता करने की कोशिश करेगी। इब्तिहाज ज़ैदी उजलत में लाउंज से निकलते हुए कहते खुद घर से निकलते चले गए, जबकि सिलिकॉन मुसलसल अरहम को कॉल ट्राई कर रही थी, जो दूसरी जानिब नेटवर्क ना होने की सूरत में नहीं हो पा रही थी। कोई वजूद इस हॉलनुमा कमरे में मौजूद ऊंधे मुंह फर्श पर पड़ा था, जबकि उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे। इस कमरे की हर चीज नफासत से रखी गई थी, जिसके फर्नीचर से लेकर कारपेट तक हर शय ब्लू थी। जो वजूद बेहिस और हरकत ऊंधे मुंह पड़ा था, अब वो उठ रहा था, और वो वजूद कोई और नहीं रिजा थी। कोई है? खोलो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? सर में उठती दर्द की टीसों को बमुश्किल दबाते उसने सर उठाया। फाइनली तुम्हें होश आ गया माय स्वीट हार्ट। वो जो वहीं काउच पे टांग चढ़ाए सिगरेट फूंक रहा था, उसे होश आता देख उसकी जानिब लपका। तुम? वो हलक के बल चिल्लाई। खामोश रहो, तुम्हारे लिए इतना चिल्लाना अच्छा नहीं। अभी अभी तो होश में आई हो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर ब्यूटिशियन तुम्हें निकाह के लिए रेडी करने आएगी। वो उसके नाजुक वजूद को सीधा करते उसके हाथ पांव रस्सियों से आज़ाद करने लगा। मैं और तुमसे निकाह? व्हाट अ जोक। वो उसकी बात को मजाक का रुख दे गई। तुम और मुझसे निकाह? निकाह तो तुम्हें करना पड़ेगा स्वीट हार्ट, चाहे फिर ट्रेलर देखने के बाद या फिर।
वो कमीनगी से मुस्कुरा कर कहता, साथ साथ उसे रस्सियों से भी आज़ाद कर चुका था। मैं तुमसे कभी निकाह नहीं करूंगी, सुना तुमने? वो गुस्से से भिपरे शेर की तरह अचानक उठते उस पर झिपटी। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स स्वीट हार्ट। उसे अपने गिरबान पकड़े देख वो सख्त लहजे में मुखातिब होता। उसके हाथ झटक कर पीछे कर गया। लिमिट तो तुमने क्रॉस की है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाने की? वो हुईज़ो गजब से धाड़ी। मेरी हिम्मत तुमने अभी देखी कहाँ है? मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ लाने की हिम्मत नहीं रखता, बल्कि तुमसे निकाह करने की भी हिम्मत रखता हूँ। वो उसका बाजू दबोचे कुर्राया। बोला ना, नहीं करूंगी निकाह। मेरे डैड तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे, तुम बस अपनी खैर मनाओ। वो दांत पीसते हुए कराह कर बोली। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करेगा। वो उसका बाजू सख्ती से दबोचे बेड तक लाया और उसे बिठाकर जबरदस्ती उसके हाथ पांव दोबारा रस्सियों से बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? वो उसे अपने पैर पकड़ते देख पीछे खिसकी। तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाल रहा हूँ, वरना तुम्हारा क्या भरोसा कि मुझ मासूम को चकमा देकर भाग जाओ। वो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ता आंखें पिटपटाते हुए कहने लगा, जबकि वो उसे नफरत से देखकर रह गई। वो ये जानने के बावजूद कि वो बहुत सख्त मिजाज का शख्स था, फिर भी मुजाहमत की भरपूर कोशिश जारी रखे हुए थी। ये अलग बात थी कि उसकी ये कोशिश नाकाम ही रही थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसके आगे झुकना नहीं चाहती थी। स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वो उसका गाल थपथपाता रूम से निकलता चला गया, जबकि वो सिर्फ उसे घूर कर रह गई। SHO साहब, आप जल्द से जल्द मेरी बेटी को ढूंढे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। वो जो फोन पहले उस इलाके के SHO को रिजा की गुमशुदगी की इतला के साथ उसकी तस्वीर में व्हाट्सएप कर चुके थे, परेशानी के आलम में पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, जहां SHO साहब ऑलरेडी अपने ऑफिसर से अपने इसी मुतल्लिक बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज हैव अ सीट। वो अपनी निजत से उठते हुए मुस्कुराते हुए मुसाफा करते दोबारा अपनी जगह बैठ गए। और आप बिल्कुल परेशान मत हो सर, हम अभी अपनी टीम के साथ आपकी बेटी को ढूंढने जा रहे हैं। हमें यकीन है कि वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। आप घर जाइए सर, हमें जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको फौरन इतला कर देंगे। SHO साहब इन्हें अपनी तरफ से मुतमईन करते हुए बोले। नहीं, मैं घर नहीं जा सकता, मैं आपके साथ जाऊंगा। वो सब ऑफिसर्स को निकलता देख खुद भी उठ खड़े हुए। नहीं सर, आप घर जाइए, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उनकी तसल्ली पे भी वो साथ जाने पर बजिद दिखाई दे रहे थे। डैड, आप घर चलिए। SHO सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वहाँ सिलकान भी अकेली है, उसे भी तो किसी की ज़रूरत है। आप घर जाइए, मैं इनके साथ जाता हूँ। और हम जो सिलकान की इतला पर फौरन पुलिस स्टेशन आया था, इन्हें पुलिस के साथ बहस करते देख वो इनके नाना करने के बावजूद इन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाता, फिर इन्हें तसल्ली देता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, जबकि इब्तिहाज ज़ैदी थके हारे से पिछली निशस्त पर बैठे सर सीट की पुष्ट पर टिका गए। तो आगे बैठे ड्राइवर ने जुन से गाड़ी भगा ली। वो जो बंदे हाथ पांव समेत बेड पर चित लेटी छत को घूर रही थी, खटके की आवाज पर उसने सर उठाया, जहां वो हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स लिए रूम में दाखिल हुआ, जिसे देख वो दांत पीस कर दोबारा सर तकिए पर गिरा गई। स्वीट हार्ट, ब्यूटिशियन तुम्हें रेडी करने आ रही है, इसलिए जल्दी से शावर ले लो, फिर निकाह वहां भी आ जाएगा। वो शॉपिंग बैग्स बेड की दूसरी जानिब रखते उसे एक नजर देखता आम से लहजे में बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये सब करूंगी? मैं जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। वो हलक के बल चिल्लाई। तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। वो चलता हुआ उसके ऊपर झुका और उसके नाजुक सी कमर पर अपने हाथ की सख्त गिरफ्त जमाई, जिस पर वो दर्द से कराह कर रह गई थी। उसके बाजू खड़े करके बड़ी महारत से बेड क्राउन के साथ बांधे गए थे, जिस वजह से वो चाहकर भी उठ नहीं सकती थी। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। जालिम शख्स, वो उसकी नजदीकी पर गुस्से से आंख बगोला चेहरे और कराहती आवाज में बोली, जिसका उस पर रत्ती बराबर भी असर होता दिखाई नहीं दिया था। अभी तक तो मैंने तुम पर कोई जुल्म ही नहीं किया, और तुम अभी से मुझे जालिम करार दे रही हो। नॉट फेयर। वो मासूम सी सूरत बनाए आंखों में शैतानी के लिए बोला। यू ब्लडी। वो शदीद गुस्से में उसे गाली दे गई। अरसाल जैदी को गाली देने का अंजाम तुम अभी नहीं जानती। खैर, ये हिसाब तो मैं बाद में कर लूंगा, फिलहाल तो मैं तुम्हें खोल रहा हूँ। जल्दी से शावर लो और शराफत से ब्यूटिशियन से रेडी हो जाना, क्योंकि मैं अपनी दुल्हन को सजे समरे रूप में देखना चाहता हूँ। वो उसके हाथ पांव रस्सियों की गिरफ्त से आज़ाद करते साथ उसे अपनी ख्वाहिश भी बता रहा था। नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो साफ गोई से इनकार कर गई। स्वीट हार्ट, तुम्हारी राय नहीं मांगी, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर में तुम्हें एक खूबसूरत सा सरप्राइज मिलने वाला है, और मैं तब तक तुम्हें रेडी देखना चाहता हूँ। वो आंख विंक करता ढिठाई से कहता रूम से निकलता चला गया, जबकि वो मरती क्या ना करती के मजाक उठी और सारे शॉपिंग बैग्स कंघाले, लेकिन यहाँ उसे कोई भी सादा लिबास नजर ना आया, तो वो एक कामदार ग्रे मैक्सी उठाते मरे मरे कदमों से वॉशरूम की जाने बढ़ गई। वो जो पुलिस स्टेशन से अभी अभी घर आए थे, जब लाउंज में दाखिल होते किसी अनहोनी के एहसास ने उनके कदम जकड़ लिए, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। लाउंज की तकरीबन हर चीज बिखरी पड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ किसी की हाथापाई हुई हो। सिलिकॉन, कहाँ हो प्रिंसेस? वो कुछ पल तो साख्त खड़े रहे, लेकिन होश की दुनिया में लौटते दीवानावार अपनी अजीजत जान बेटी को पुकारते पूरे घर में तलाश करने लगे, लेकिन वो इन्हें कहीं भी दिखाई ना दी। तो थक हार कर वो लाउंज में आए और जमीन पर दोजानों बैठते सर थाम गए।
کچھ پل کے لیے تو ان کا دماغ ہی معاف ہو گیا، لیکن پھر چند منٹس بعد خود کو بمشکل سنبھالتے وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے کسی کا نمبر ڈائل کر چکے تھے۔ ارزال اور رباس کہاں ہیں؟ اس وقت ماسوائے رباس اور ارزال کے گھر کے سبھی افراد رات کے کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ہال میں موجود تھے جب آغا جان کی بھاری آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آغا جان، وہ دونوں تو صبح سے گھر پر نہیں ہیں۔ ارزال نے بتایا کہ وہ دونوں اپنی کسی دوست کے شادی میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے رات دیر تک لوٹیں گے۔ آلیانہ بیگم جو ان کی پلیٹ میں رائس ڈالتے ہوئے آگاہ کرنے لگیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے آپ سب کھانا شروع کیجیے۔ آغا جان ان کی بات پر سر ہلاتے کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو باقی سب بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ دیٹس لائک اے ویری گڈ گرل۔ وہ جب روم میں آیا تو بیوٹیشین کے ماہر ہاتھ اس کے حسن میں چار چاند لگا چکے تھے۔ وہ گرے کامدار پیروں تک آتی میکسی، چہرے پر نفاست سے کیا گیا ہلکا پھلکا میک اپ، جبکہ جویلری کے نام پر دونوں کلائیوں میں پہنے پھولوں کے گجرے اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ کے وائٹ ٹاپس، لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے، سر پر ہم رنگ دوپٹہ نفاست سے سیٹ کیے، وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی کہ وہ جو اسے نیچے لے جانے آیا تھا کچھ دیر تک تو اپنی جگہ ساخت کھڑا اسے محویت سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ کسی کو بھی چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ تو کیا خیال ہے، پھر چلیں؟ اس کی محویت ٹوٹی تو قدم قدم چلتا اس تک آیا اور اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا دی، جس پر وہ بنا چون چرا کیے اپنا ہاتھ رکھتے ڈریسنگ مرر کے آگے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ارسال زیدی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تم کیسے مجھ سے نکاح کرتے ہو۔ مجھے کمرے سے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملا، بٹ نیچے جا کر میں بھاگنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ریجا زیدی تمہارے ہاتھ آ جائے گی؟ نو نیور، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ وہ دل میں اس سے مخاطب ایک عزم سے بولی اور اس کے ہم قدم چلتے نیچے جا رہی تھی۔ یہ ارزال کا فارم ہاؤس تھا جو کام کے وقت اسی کے ذریعے استعمال ہوتا تھا، اور آج وہ اس جگہ سے صحیح معنوں میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ ویسے تو ایک فارم ہاؤس تھا، لیکن دکھنے میں ایک عالیشاں محل ہی معلوم ہوتا تھا۔ ارزال اور عباس نے سب کچھ پہلے سے پلان کر رکھا تھا، اسی لیے یہاں کے کیئر ٹیکرز جو شروع سے اس فارم ہاؤس کو دیکھ بھال کر رہے تھے، کیونکہ وہ آغا جان کے خاص ملازم تھے جو پہلے گاؤں کی حویلی میں کام کرتے تھے اور پھر آغا جان کے کہنے پر ہی یہاں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اسی لیے انہیں ڈر تھا کہ اگر غلطی سے بھی آغا جان کو بھنک پڑ گئی تو ان کی ساری پلاننگ برباد ہو جائے گی، اس لیے انہیں کسی بہانے یہاں سے بھیج دیا تھا۔ وہ اب لاؤنج میں آ چکے تھے جہاں نکاح خواہ کے علاوہ ارزال کے دو دوست گواہ کے طور پر موجود تھے۔ سویٹ ہارٹ، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ جو بمشکل اپنی میکسی سنبھالے زینے اترتی اب کھڑی اسے یوں کھڑے دیکھ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ رکھے کاؤچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جہاں نکاح خواہ سمیت ارزال کے دو دوست موجود تھے۔ اس کی پکار پہ اچانک اسے دھکا دیتی سامنے کھلے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھ میکسی سنبھالتے سر پٹ دوڑ لگا چکی تھی۔ رکو، کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، سو اپنا سرپرائز تو دیکھ لو۔ وہ ابھی لاؤنج کے دروازے تک ہی پہنچی تھی جب اس کی سرد آواز سماعتوں سے ٹکرائی، جس پر اس کے قدم ساخت رہ گئے۔ ریجا، تم ان کی بات مت ماننا، چلی جاؤ ریجا، چلی جاؤ۔ وہ ابھی اسی حالت میں دروازہ تھامے کھڑی تھی جب عقب سے آتی نسوانی آواز پر اس نے ایک پل کے لیے اندر مڑ کر دیکھا۔ سلکان غصے اور حیرت اور غم کی ملی جلی کیفیت میں بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نام ادا ہوا، جہاں لاؤنج کے بیچوں بیچ رباس سلکان کی کنپٹی پر گن تانے کھڑا تھا، جسے دیکھ اس کی آنکھیں متواتر بہنے لگیں۔